धर्म जो बोलते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा अधर्म हुआ है। लोगों को पता नहीं है कि कई सालों बाद एकलव्य को मारा किसने? कृष्ण जी ने। और एकलव्य को कृष्ण जी ने स्टोन उठा के फेंक के उनको मारा। Shock your body by doing something taboo, which the society does not accept. The yoga, which is called tantra. Okay, the yoginis used to practice that. Yoginis were technically witches. Meat, wine, okay, then mamsa is meat, fish, wheat, and the last thing, which is my favorite, is methuna. Methuna is ritual sex over a corpse, which they used to get bodies, okay, fresh corpses, always of a man, and that head had to be Gaurav Mohanty, an author, lawyer, and the creator of Rag of RTA. In this episode, we explore his grimdark fantasy books, Sons of Darknesses and Dance of Shadows, along with another perspective on the Mahabharata through Sakuni, and the lesser-known stories about Satyabhama and Sri Rajya. With that, Kalinga's history. And the core discussion on this podcast is the significance of Tantra and Yogini tradition. तो इसको हम बोल सकते हैं अनदर वर्जन ऑफ महाभारत। सो डेफिनेटली वो बंदा कैसे इस वर्ल्ड को नेविगेट करता है, एंड दिस मैन फॉर मी इज शकुनी। इसके चारों तरफ सिर्फ शक्तिशाली वॉरियर्स। आप अर्जुन, आप पांडवस को ले ले, वो तो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन है टेक्निकली, और दुर्योधन बहुत शक्तिशाली है, पावर्स नहीं, एंड ऑल ही हैज इज माइंड एंड ही वांट्स टू ब्रिंग द किंगडम डाउन। वो महाभारत के सीआईए ऑफिसर, अगर आप सुन लेते हैं, व्हाट डज सीआईए डू? इट ब्रिंग्स डाउन गवर्नमेंट्स, राइट? एंड शकुनी डिड दैट। Now देवदासीज were also sexually liberated. Now अलग अलग जगह में अलग अलग चीज है। जैसे जगन्नाथ टेम्पल के जो देवदासीज है, महारी देवदासीज, they were always celibate. They never had relations with anyone outside. But in the south, the devdasis were patrons. They had like 1,000 elephants in their employ. They used to get gifts from kings, and slowly the power of devdasis started reducing more and more. तो कृष्ण जी और सत्यभामा गरुड़ में उड़ के गए लड़ने के लिए। Krishna fell unconscious because of a thunderbolt, and Satyabhama in Game of Thrones style took out her sword and had a single combat with Narkasur and ultimately decapitated him. She is the one who freed those 16,000 women. What a badass character यार, इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता है? She is so cool. कृष्णा जी जब वॉर पे जा रहे हैं, वो कभी रुक भी नहीं रहा था। ये कोई भी अपने वाइफ को नहीं लिया, सत्यभामा को लेके गए। सोचिए वो कितना सिनेमैटिक दिखता है। हाय भाई, कैसे हो? नमस्कार। थैंक यू जगन्नाथ। जय जगन्नाथ, सॉरी। जय जगन्नाथ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much for having me here. Thank you, glad to have you on our first guest in the new setup. I'm glad to be your debut performance. So Let's go. as Om Raut says, let's go. Let's do it. So मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो पहले मेरे को डाउट, मतलब 2 बुक मिला। सो इसमें क्या है क्या? इसमें या अगर इमेजिन अ वर्ल्ड जहाँ पे सबके पास पावर्स हैं, ठीक है? मतलब हम लोग इसको मतलब डिकोड करते क्या एक एक? हाँ, पहले इस स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। आप क्रोनोलॉजी समझिए, जैसे अमित शाह जी बोलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बुक, राइट? सन ऑफ डार्कनेस। सन्स ऑफ डार्कनेस। सन्स ऑफ डार्कनेस, सॉरी। सो सपोज आप इमेजिन करिए कि एक जगह है जहाँ पे गॉड्स है, डेमी गॉड्स है, सबके पास शक्ति है, सब वॉरियर्स हैं, ठीक है? और आपके पास सिर्फ आपका दिमाग है, ओके, ठीक है? वो बंदा कैसे इस वर्ल्ड को नेविगेट करता है? एंड दिस मैन फॉर मी इज शकुनी। ओके, राइट? आई वॉज ऑलवेज फैसिनेटेड कि इसका दिमाग कैसे चलता है। इसके चारों तरफ सिर्फ शक्तिशाली वॉरियर्स हैं। आप अर्जुन, आप पांडवस को ले लें, वो तो हाफ गॉड और हाफ ह्यूमन है,
टेक्निकली। दुर्योधन बहुत शक्तिशाली है, वो गदा चलाते हैं, वो भीम के इक्वल थे जस्ट बाय श्योर टेक्निक। सो यू हैव वन गाय शकुनी जिसके पास कोई पावर्स नहीं है एंड ऑल ही हैज हिज माइंड एंड ही वांट्स टू ब्रिंग अ किंगडम डाउन। वो महाभारत की CIA ऑफिसर थे अगर आप सोचे एक तरीके से, राइट? What does CIA do? It brings down governments, right? And Shakuni did that. And I was really fascinated कि इसका माइंड कैसे चलता है, ये कैसे महाभारत को अप्रोच कर रहे होंगे। Similarly, I started thinking about एकलव्य। Okay. मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था एक्चुअली। जेजेमा ने मुझे महाभारत के बारे में बताया था as we kept growing up. I think most of us have the same kind of story where growing up, the storyteller in our lives is our grandparents, Yes. right? तो जब जेजेमा मुझे महाभारत के बारे में बता रही थी और जब एकलव्य का कहानी आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ गुरु द्रोणाचार्य से। और हम लोग का इंडिया में अवार्ड भी जो ग्रेटेस्ट टीचर को दिया जाता है, इट्स कॉल्ड द द्रोणा अवार्ड, द द्रोणाचार्य अवार्ड। एंड आई वाज लाइक ही इज नॉट अ ग्रेट टीचर, ही इज अ स्किल्ड टीचर। बट टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? एक स्टूडेंट को बेटर बनाना, बेटर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ, नॉट जस्ट इन टैलेंट बट ऑल्सो स्पिरिचुअली एंड एज अ पर्सन। बट अगर आप एकलव्य का कहानी लें और महाभारत का बोरी वर्जन ले या विवेक देबरॉय वर्जन ले, आप जो भी महाभारत का वर्जन ले, उसमें कहानी क्या है एकलव्य क्या कि एकलव्य चाहता था सीखने के लिए। अंडरस्टैंडेबली द्रोणाचार्य कुड नॉट गिव हिम सब्सक्रिप्शन टू हिज बायजूस सर्विसेज बिकॉज ही वाज एंगेज्ड टू टीच द कौरव प्रिंसेस, द कुरु प्रिंसेस व्हिच इंक्लूडेड पांडवस एंड कौरवस देन। तो उन्होंने मना कर दिया। तो एकलव्य एक सेल्फ हेल्प बुक की तरह द्रोणाचार्य जी का एक क्ले बस्ट बनाया, उसको देखते देखते वो खुद प्रैक्टिस किया। करेक्ट? वो इतना स्किल्ड हो गया क्योंकि वो प्रोडिजी था। जैसे रामानुजन जी थे मैथमेटिक्स में, वैसे एकलव्य था आर्चरी में। और क्या होता है जब वो छोटा होता है, एक डॉग जाके बार्क कर रहा होता है उनके पास, और दैट डॉग वाज एक्चुअली अ पेट ऑफ द पांडवर्स। एकलव्य अपना एरोज ऐसे यूज करता है कि वो डॉग कांट बार्क एनीमोर बट इट इज नॉट हर्टिंग हिम, लाइक ही कांट क्लोज हिज माउथ। जब अर्जुन ये देखते हैं ना, उनका कॉन्फिडेंस शैटर कर जाता है। अर्जुन जब देखते हैं कि इतना स्किल्ड आर्चर जो मुझसे ज्यादा स्किल्ड है, इट शेक्स हिज कॉन्फिडेंस। होता है जब आप बेस्ट होते हो किसी में एंड यू रियलाइज दैट देयर इज कंपटीशन, यू आर शेकन। कर्ण के टाइम पे वैसे ही हुआ था। करेक्ट। बट एट दैट टाइम a good teacher would tell Arjun, so what if someone is better than you or looks better than you? You train yourself, you become a better version of yourself. आप और हार्ड ट्रेन करिए। पर महाभारत में क्या लिखा है कि अर्जुन जाते हैं द्रोणाचार्य के बाद दुखी होके कि आपने तो कहा था कि मैं सबसे ग्रेटेस्ट आर्चर हूँ, बट ये देखिए ये डॉग के साथ क्या हुआ है। तो द्रोणाचार्य फॉलो करते हैं। ही वाज आल्सो क्यूरियस कि ऐसा कौन है आर्चर जिनके बारे में इन्होंने नहीं सुना है, जो इतने टैलेंटेड हैं। When Dronacharya goes and finds Eklavya, वो देखते हैं कि एकलव्य प्रैक्टिस कर रहा है with his own bust, and Eklavya falls to Dronacharya's feet and calls him आचार्य। महाभारत में जो लिखा है, उसका अलग अलग वेरिएशंस हो सकता है, बट महाभारत में जो लिखा है, जो what we accept as महाभारत, Dronacharya sees this and he tells Eklavya कि मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। अगर तुम मुझे गुरु बता रहे हो तो you obviously owe me गुरु दक्षिणा। वो उसका thumb मांग लेते हैं। The thumb is the most important tool for an archer. And Eklavya, without sankoch, gives off his thumb. He still starts practicing with his first two fingers, but obviously he can no longer be the greatest archer. And then they go away, and Eklavya fades away into the background. But लोगों को पता नहीं है कि कई सालों बाद एकलव्य को मारा किसने? कृष्ण जी ने, क्योंकि एकलव्य विलन बन चुका था। एकलव्य जाके जरासंध के आर्मी में ज्वाइन कर लिया था, और एकलव्य को कृष्ण जी ने स्टोन उठा के फेंक के उनको मारा। And एकलव्य अपने लास्ट वर्ड्स में बोला कि just let my mother know that I was a brave warrior. And that really touched me. I'm like, एकलव्य is not the villain. वो जब छोटा था, when he's innocent, when he does not understand कि कैसे politics है, वो एक adult, एक अपने टीचर पे ट्रस्ट करा था, and the teacher abused his trust by asking his thumb. That did not strike to me as fair. So I wanted to write about एकलव्य's story as well. कि वो उसके पर्सपेक्टिव से कैसा होगा। इसलिए बुक का नाम है सन्स ऑफ डार्कनेस। जो भी कैरेक्टर्स डार्क हो गए हैं, उन पे मैं सन स्पॉटलाइट देना चाहता हूँ, टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि उनका पर्सपेक्टिव क्या है। क्योंकि क्या होता है, हिस्ट्री ना हमेशा जो जीतते हैं वो लिखते हैं, जो हारते हैं ऑब्वियसली वो नहीं लिखते। अगर जो हारते वो लिखते हैं ना, तो हिस्ट्री कुछ अलग ही होता। वही प्रॉब्लम है कि अगर जैसे सबसे ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल तो हमारा ओडिशा का ही है। अगर हिस्ट्री हम लिख रहे होते हैं तो आज सबको पता होता कि खारबेल कौन है, नरसिम्हदेव कौन है, गजपति कौन है। Right? So I think that was the idea of Sons of Darkness. Sorry, I'm giving such a long answer. I'm a lawyer and I love the sound of my own voice. But that was the idea behind Sons of Darkness, to write a story
from the perspective of its villains Hmm. and also create a world with it. जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है, वैसे बुक इंडिया में उस टाइम नहीं था, तो आई वांटेड टू ब्रिंग आउट सच अ न्यू वर्ल्ड. So इसको हम बोल सकते हैं अनदर वर्जन ऑफ महाभारत. So डेफिनेटली. या एक्चुअली महाभारत हम लोग भी जब मतलब पहले तो आप जैसे बोले कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ही हमको मतलब कहानी की तरफ सुनाते हैं. इतिहास है, पहले हम सुनते हैं ग्रैंड मदर से, ग्रैंड पेरेंट्स से. जी. सो महाभारत मैंने भी जब पढ़ना शुरू किया मतलब फिर जैसे भी हम लोग विजुअलाइज करते हुए टीवी में जो भी आता है, तो मेरे को भी ऐसा ऐसा एक फील हुआ कि धर्म जो बोलते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारा अधर्म हुआ है. लेकिन उनका भी एक एक पॉइंट है जहाँ पे मेरे को फील होता है मतलब एक सीन देख रहा हूँ कि एक सीन पढ़ रहा हूँ मैं, तो मेरे को लगता है कि ये सीन तो बहुत ही अधर्म के रास्ते में जा रहा है. तो एट द एंड ऑफ द पॉइंट एंड द स्टोरी मेरे को लगता है कि फिर से वही बता रहा है कि ये धर्म है, मतलब सही है ये कृष्णा जी के पॉइंट से. जी. वो मतलब वैसा क्यों? एक्चुअली वही इसलिए कृष्णा मेरा फेवरेट अवतार है विष्णु जी का, क्योंकि कृष्णा में ना चाणक्य दिखता है, अगर आप Okay. सोचेंगे उस तरीके से. धर्म और अधर्म का कॉन्सेप्ट जो है, जैसे रामायण में ब्लैक एंड व्हाइट है, रावण बुरा है, राम जी सही है. सही है. महाभारत में इट इज 50 शेड्स ऑफ ग्रे. ओके. हर कैरेक्टर का एक अच्छा पार्ट है और बुरा पार्ट है, बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू आवर कलयुग, जहाँ पे मोरालिटी इतना स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं है कि ये लाइन में एक अच्छे हैं, ये लाइन में बुरे हैं. आजकल हमारा पूरा वर्ल्ड डिवाइड हो गया है, लेफ्ट वर्सेस राइट, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव. बट अगर आप एक्चुअली एनालाइज करेंगे, सब में दोनों के एलिमेंट्स होते हैं. ओके. राइट. महाभारत था उसका रिफ्लेक्शन है. तो कई जगह कृष्णा जी ने जो किया वो टेक्निकली चीटिंग हुआ. करेक्ट. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल जब कर्ण और अर्जुन का महायुद्ध हो रहा था, द लास्ट डे ऑफ द बैटल, कर्ण हैड रन आउट ऑफ हिज एरोज. एक नाग एरो वो यूज करते हैं, तक्षका करके एक बंदा है, आई कम टू दैट स्टोरी लेटर, बट तक्षका सेज कि आप मुझे एरो की तरह यूज करिए. तो कर्ण एम्स द एरो एंड ही शूट्स इट. द एरो वाज गोइंग, इट ब्रीचेस थ्रू अर्जुन्स डिफेंसेस. जो भी अर्जुन का डिफेंस है वो भी अपना तीर छोड़ता है, उस पे लगता नहीं है. वो जाके अर्जुन के फोरहेड पे स्ट्राइक करने वाला था. कृष्ण जी had the celestial weight of the cosmos in him. He just dipped the chariot a little. तो चैरियट धंस गया ग्राउंड के अंदर, एंड दैट एरो टुक ऑफ अर्जुन्स हेलमेट इंस्टेड. राइट. कृष्णा जी ने तो प्रॉमिस किया था कि वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे एक्सेप्ट एज सारथी. तो ये टेक्निकली चीटिंग हुआ. जैसे लूडो में अगर डाइस 6 एक आ गया, वो तो थोड़ा 6 कर दीजिए या धक्का दे दीजिए, वो 6 हो जाएगा. तो टेक्निकली वैसा हुआ. अदरवाइज अर्जुन वुड बी द वन हु वुड हैव लॉस्ट, नॉट कर्ण. तो कृष्णा जी ने ऐसे लॉयरिंग किया है, बट the reason why he did it was for a greater good of all, because Kauravas overall were wrong. अगर आप स्ट्रिक्टली धर्म के अनुसार चलते हैं तो नहीं होता, डिफीट ऑफ इविल नहीं होता. बट कृष्णा ट्विस्ट्स लॉज. सो इन दैट सेंस आई हैव ऑलवेज लुक्ड एट कृष्णा जी एज अ लॉयर, कि वो देखते हैं स्क्रिप्ट कैसा है और उसमें लूप होल्स क्या है, वो उसको एक्सप्लॉइट करते हैं. जैसे और एक केस भी है, जयद्रथ था, जिसको अर्जुन ने कहा था कि बिफोर सनसेट आई विल किल यू, बिकॉज जयद्रथ के वजह से टेक्निकली अभिमन्यु मर गए थे. तो अर्जुन ने बोला कि हाँ, अदरवाइज आई विल किल माई सेल्फ. तो कौरवस रियलाइज कि अगर अर्जुन खुद ही अपने आप को गेम से हटा दे, दैट विल बी परफेक्ट. तो दे डिप्लॉयड देयर एंटायर फोर्स टू प्रोटेक्ट जयद्रथ. फिर कृष्णा रियलाइज दिस, तो फिर वो क्या किए, ही यूज्ड हिज कॉस्मिक पावर्स टू क्रिएट अ सोलर एक्लिप्स. सन के सामने मून आ गया तो सबको लगा कि इट्स नाइट. Right, and Jayadratha came out of the open and said, "Yes, I have won," and blah blah blah. And then then Krishna ji decides to take out the moon, and you realize it's still daytime. And then Arjun decides to like take his arrow, and Jayadratha का सर धंस. तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है कि ये is this fair or not? But that's what Mahabharata teaches us. It's not about what is fair or unfair. It's about what is right and wrong ultimately. The greatest good of all, Benthamite principle है. It's a टॉपिक ऑफ फिलोसफी कॉल्ड यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका मतलब होता है कि आप ऐसा चीज करें जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का बेनिफिट हो मॉरली. तो कृष्णा जी वही लाना चाहते थे, बट द मीन्स ही हैज अडॉप्टेड इज अ लिटिल स्केची. And that's why I wanted to bring out Krishna as well, that aspect of Krishna, where Krishna's mind is involved in planting all the chessboards. He's like a puppeteer, जो पीछे से behind the scenes चाणक्य नीति करके सबको कंट्रोल कर रहे हैं, like सरकार राज. And I love that idea of Krishna. For me, Mahabharata is sometimes between Krishna versus Shakuni rather than Pandavas versus Kauravas. And I love that angle, so I wanted to explore that as well in this book. Okay, before Shakuni, I want to know कि मतलब जैसा जैसा
महाभारत चलता है कि बचपन से कौरव और पांडव का जो वो दोनों मतलब एक ही साथ रहते हैं, खेलते सब करते। लेकिन हम लोग भी जब भी हॉस्टल में थे तो तभी हम लोग देखते थे कि मतलब हमारे बीच में भी एक ग्रुप होता था, ग्रुप के अंदर भी वैसे ही होता था, सब करेक्ट। नॉर्मल है वो चीज़। लेकिन हम लोग जब ग्रो कर गए, अभी आ गए कि 26 25, वो चीज़ नहीं होता सेम। महाभारत, आई थिंक महाभारत टीचर्स टू मतलब ये 4 युग को भी सिखा सकता है जी जी complete, not for this Kaliyug right. only. Now situation is very different in this generation, like Gen Z, and how we are growing, like believing in our science. right. Yes. मेरे को लगता है कि सब इंडि मतलब सोलो पर्सन हो गए, जी वो नहीं है और सबके अंदर। आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ इंटरनेट, बिकॉज इन द स्ट्रेंज आयरनी इंटरनेट क्या किया है ना, दुनिया को छोटा बना दिया है। हम्म, Because now I can see what is happening in US. I can see what's happening in Delhi. I don't have to go there, हम्म, right? I don't have to wait for telegram आने के लिए 2-3 दिन के बाद। Immediately पता चल जाता है। But because of this, हम सब instead of being a continent, we have become little islands जो सिर्फ अपने ही thoughts में। इसलिए there is connectivity amongst the generation has reduced. So there is good and bad to this development of social media, हो या internet हो या जो भी हो। In a strange way, जो चीज़ हमें जल्दी मिला रहा है जैसे Instagram, वही चीज़ हमें अकेला भी कर रहा है। हम्म, वही उसका two sides of the same coin है। These two dualities exist because of internet and social media and Instagram. पूरा एक समूह of Gen Z could come to Jantar Mantar and stand together and ask for their rights, right. correct? But because of the same social media, so many of us find ourselves alone with our thoughts, having no one to really share it with as we grow older. हम्म, कॉलेज में तो ठीक है, अपना yeah, गैंग है। हम्म, जब आप काम भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके कॉलीग्स हैं जिससे आप बॉस के बारे में रैंट कर सकते हैं। पर जैसे जैसे आप एज करते हैं, आपका जो कॉन्फिडेंशियल सर्कल है वो रिड्यूस होता रहता है। मे बी इट बिकम्स योर पार्टनर, हम्म, योर वाइफ और योर हस्बैंड, एंड इट्स जस्ट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग, विच शुड नॉट बी द केस। बिकॉज अगर सोशल मीडिया है जहाँ से आप अपने फ्रेंड के साथ इजीली कनेक्टेड रह सकते हो, देन शुडंट इट एलिमिनेट द डिफरेंस? बट अनफॉर्चुनेटली वही आयरनी है हम्म, इस इंटरनेट एज का, एंड internet, दैट्स अ ट्रबलसम थिंग। बट आई एम होपिंग दैट जेन ज़ी लीड्स द वे फॉरवर्ड सो दैट वी कैन ऑल फाइंड कम्युनिटीज अगेन। बिकॉज जब मैं भुवनेश्वर आया था बॉम्बे छोड़ के, all my friends who had studied here obviously have gone to different parts of the country or the world हम्म, for better job opportunities. When I came back, I found myself a little lonely कि अच्छा मेरी हम्म, सर्कल में कोई मिल नहीं रहा है वेवलेंथ में जिससे मैं कॉन्वर्सेशन कर सकूं। बट लास्ट 2 years में भुवनेश्वर में इतने सारे कम्युनिटीज आ गए हैं, यू नो, दे कीप डूइंग इंटरेस्टिंग थिंग्स। दे कोई बोर्ड गेम्स के लिए मिलता है, कोई साइन लैंग्वेज सीखने के लिए मिलता है, कैफेज में कम्युनिटीज आ गए हैं। एंड आई थिंक दिस इज अगेन अ गुड थिंग अबाउट Gen Z or social media. They are realizing that they were becoming alone. They're very aware of this, हम्म, and now they're actively trying to bring us all together. so many communities are there. Correct. So Yes, I think that's something I think it's because of social media you and I met today, right? yes, yes, So I think it can also have a good effect. It just yes. depends on, it's like fire. It's a good servant but a bad master, right? अगर आप उसको अच्छे से यूज करें, यूज करेंगे। it can just lead to revolutions and जी। सो हाँ, मेरा एक पॉइंट था कि मतलब दोनों साइड ने, मतलब पांडवों ने और कौरवों ने जी एक ही गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की जी और मतलब एक ही सर्कल में, एक ही एनवायरनमेंट में ग्रोथ की। हम्म। लेकिन ऐसा मतलब कौन सा पॉइंट था कि मतलब दोनों को एक मतलब बाउंड्री बना दिया दोनों के बीच में? I think the boundary started because of a back story. अगर आप देखेंगे, हमेशा जो सबसे बड़ा होता है वो किंग बनता है। हम्म, That has always been the way the kingship has worked in our lineage. कि राम जी ही किंग बनेंगे, भरत किंग नहीं बन सकते। हम्म, भरत को किंग बनने के लिए राम has to go on exile. That was the Kaikeyi's plan, right? The only time this rule was breached was when it came to Dhritarashtra and Pandu. जब दोनों पैदा हुए, Dhritarashtra was born blind हम्म, and Pandu was born weak, physically very weak. हम्म, Dhritarashtra was very muscular and strong, and Pandu was a very good archer. जब टाइम हुआ किंग चूज करने का, एवरीवन अज्यूम कि धृतराष्ट्र होंगे, बट द गवर्निंग काउंसिल सेड हाउ कैन अ ब्लाइंड पर्सन बी अ किंग? डिस्क्रिमिनेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, एंड एन एल्डर ब्रदर was superseded by a younger brother, which is really हम्म, unfair. हम्म, What was the logic? किंग होने के लिए दृष्टि क्यों चाहिए? राइट, इट नीड्स गुड माइंड, गुड पॉलिसी। क्या आप अपने सब्जेक्ट्स का दुख दर्द समझ सकते हो? आप क्या पॉलिसी लेके आ रहे हो? ये सब भीष्म जी ने नहीं सोचा। जस्ट सोचा कि
दिखना चाहिए कि नहीं। फिर अल्टीमेटली पांडु ने क्या किया, पांडु messed up, he had to leave in exile, and then Dhritarashtra became king and he ruled Hastinapur very well. There is no evidence to say कि he was not a good king, which means कि भीष्म जी का जो assumption था कि एक blind person king नहीं हो सकता was wrong, क्योंकि धृतराष्ट्र ruled very well. जब Pandavas came back from the forest, like once Pandu died and Madri jumped into the pyre, वो system खत्म हो गया, Kunti brought the children back to Hastina. Suddenly this question started कि now Yudhishthir is the elder one, because Yudhishthir technically दुर्योधन के पहले पैदा हुए, so he should be king. And दुर्योधन starting से ही उसको बताया गया कि एक सेकंड, ये क्यों, राजा का बेटा राजा होता है ना, कजन्स को तो आप ऐसे नहीं करते। ये नहीं कि दशरथ, अगर राम जी पहले पैदा हुए और दशरथ जी के कोई भाई हैं, कजन हैं जो भी, उनका बेटा पहले पैदा हो गया, थोड़ी ना वो आके सुपरसीड करेगा। इट्स अबाउट द किंग एंड किंग्स सन। तो ये लीगल इश्यू हो गया एंड दिस वाज एक्सप्लॉइटेड बाय शकुनी, बाय पुटिंग इट इन द इयर्स ऑफ दुर्योधन कि देखो ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे जो कजन्स हैं तुमसे छीनने आए हैं चीज। इसी टाइम और एक चीज स्टार्ट हो गया, भीम वाज क्वाइट द बुली। अगर आप स्टोरीज पढ़ेंगे उस टाइम में, भीम वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉय। जब स्कूल में भी ऐसा होता है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है वो थोड़ा बुलिश नेचर का होता है, और भीम सब खाता था, भीम को हमेशा टेंशन मिलता था। एंड टेक्निकली द पांडवास आर हाफ गॉड्स, करेक्ट? कौरवास डिड नॉट हैव दिस, दे आर completely human beings, and each of the Pandavas were strong in one unique way. तो वो jealous से भी आ गया। एक अच्छा टीचर इनको मिक्स कर लेता, they would have tried to make, like if I were a teacher, I would have tried to make Arjun best friends with Duryodhan, Bhim best friends with Dushasana, Yudhishthir best friends with another Kaurav brother. अगर आप ऐसे इंटीग्रेशन करते तो अच्छा होता, बट द्रोणाचार्य जी ने स्टार्टिंग से ही थोड़ा अलग अलग डिस्क्रिमिनेशन हो गया। क्योंकि अगर आप देखेंगे, जब गुरु दक्षिणा देने का टाइम आया था, द्रोणाचार्य ने बोला था कि मेरे जो दोस्त है द्रुपद, आई वॉन्ट हिम हियर इन चेन्स, ठीक है? डिड द कुरु प्रिंसेस गो टुगेदर? नो, कौरवस वेंट सेपरेटली एंड पांडवस वेंट सेपरेटली। तो आपका स्टार्टिंग से ही यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गया है। एंड देन दिस क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, क्योंकि आप स्टार्टिंग से ही अगर एको चेंबर्स क्रिएट कर रहे हैं बिटवीन द लेफ्ट वर्सेस राइट, बिटवीन लिबरल्स वर्सेस कंजर्वेटिव, तो दोनों एक दूसरे का बात क्यों सुनेंगे? वो एम्पैथी चला जाता है। एंड आई थिंक देयर लेड द प्रॉब्लम। अगर उनके एजुकेशन में इंटीग्रेशन होता ना, ये फर्क नहीं फील होता, देन दे माइट हैव कम टू अ बेटर रेजोल्यूशन ऑफ देयर सिबलिंग राइवलरी। बट जिस तरीके से उनको स्टार्टिंग से ही डिवाइड किया गया, डिवाइड एंड रूल प्रोबेबली, विद शकुनी एडिंग हिज ओन मिर्च एंड मसाला, आई थिंक दिस वाज बाउंड टू हेड टू सिविल वॉर। तो बोलते हैं कि महाभारत में लड़की की वजह से युद्ध हुआ, लेकिन वो लड़की सबने नोटिस करते हैं कि द्रौपदी को, सब मतलब ब्लेम करते हैं कि द्रौपदी की वजह से हुआ, लेकिन वो पहले से शुरू हो गया था कि भीष्म के मतलब माता जो थे सत्यवती। लेकिन मेरे को लगता है कि सत्यवती जी से ही शुरू हो गया महाभारत की, कहाँ कैसे जाना है वो लीड करते थे, भीष्म नहीं लीड कर रहे थे। भीष्म ने तो बोल दिया था कि मैंने राज सिंहासन पे बैठूंगा नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि द्रौपदी नहीं थे फर्स्ट पॉइंट ऑफ वॉर, वहां से शुरू हो गया था, क्योंकि उनका ये था कि मेरा पुत्र बनेगा राजा, भीष्म नहीं। तो फिर उन्होंने काबिल नहीं हो पाए, फिर वो भी डेथ कर गए। फिर उन्होंने उनकी वजह से ही मेरे को लगता है भीष्म को मिला शिखंडी का जो अम्बा हुआ था, या अम्बा, हाँ, अम्बा वाला स्टोरी, जो भी स्टोरीज हुआ, जो भी सिचुएशन हुआ, भीष्म डेथ करने के लिए मतलब रीजन भी बना उनके वजह से, नहीं तो वो सब सही चलता। I mean, अगर आप कॉज एंड इफेक्ट देखेंगे तो we go backwards, अब और भी कॉजेस देख सकते हैं। टेक्निकली सत्यवती के पापा ने ये कंडीशंस दिया था, सत्यवती वाज ऑल रेडी टू मैरी द किंग, बट सत्यवती के जो पापा थे फिशरमैन, ही प्लेस द कंडीशन, ही इज आल्सो किंग ना, मतलब हाँ, वो फिश कम्युनिटी के आई थिंक हेड थे या विलेज हेड थे। ही प्लेस द कंडीशन, सत्यवती वाज नॉट द वन। ओके, वो कंडीशन क्यों डालें, क्या स्टोरी था? सत्यवती का जो वो सेज आए थे बिफोर शांतनु, जो भीष्म के पापा हैं, एक सेज आए थे वहां पे, और सत्यवती जी ने उनका इतना अच्छा ख्याल रखा था that he wanted to sleep with her, but सत्यवती was like I will, but मेरा फिर वर्च्यू चला जाएगा, फिर मुझसे शादी कौन करेगा? तो वो सेज ने एक फॉग क्लाउड क्रिएट किया लेक के ऊपर, so that कोई देख ना पाए, and he gave her the वरदान कि डोंट वरी, तुम्हारा जो बच्चा होगा कोई जानेगा नहीं उस टाइम, जब तक तुम नहीं चाहती हो कि वो तुम्हारा बच्चा है, and you will again become a virgin.
ये वेरी कन्वीनियंट बाय द वे। हाँ, फिर उसके बाद वेदव्यास जी पैदा हुए। टेक्निकली हम्म, धृतराष्ट्र एंड पांडु आर चिल्ड्रन ऑफ वेदव्यास। वेद, यस। They are not from the line of Bhishma. They are not from the line of Shantanu as well. There is no connection of blood there at all. क्योंकि वो अम्बा की सिस्टर्स के साथ वेदव्यास जी created these children. So technically जो शांतनु का ब्लड लाइन है वो भीष्म जी में ही स्टॉप हो गया। तो टेक्निकली शांतनु जी का भी गलती है कि ही अलाउड भीष्म टू टेक सच अ vow. उस पे एक्सेप्शन क्लॉज डालना चाहिए था कि अगर कोई बचा नहीं तो प्लीज तब तुम आ जाना। बट या आप वापस भी जा सकते हैं जी कि वो जो श्राप मिला था वो आदित्यास को कि इसलिए गंगा जी अपने फर्स्ट 6 चिल्ड्रन को गंगा में बहा दिया, 7th हम्म, one was stopped. So we can come up with many cause and effect this way. But when it comes to Draupadi, my biggest problem is कि obviously Dushasan was evil, right? What he was trying to do with Draupadi, he was just following instructions of Duryodhan, who was also evil. हम्म, What about Yudhishthir, who bartered her in the first place? उस सबसे बड़ा विलन तो वो निकला। हम्म, वो एक अडिक्ट है। अगर आप उसको इस मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में सोचें, वो गैम्बलिंग अडिक्ट है। वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, इसलिए शकुनी यूज्ड हिज वीकनेस। बट तुम्हारा किंगडम चला गया तो तुम अपने भाइयों को फिर गिरवी रख दिए, भाइयों को गिरवी रख दिया, अपनी बीवी को गिरवी रख दी। हाउ कुड ही डू दैट? ही न्यू कि अगर वो हारेगा तो यही होगा, हम्म, but he still went on with it. So the main villain is Yudhishthir. In fact, Draupadi raised a very important question कि अगर युधिष्ठिर अपने आप को ऑलरेडी गिरवी कर चुके थे तो हम्म, उनका लीगल राइट तो चला गया। ही इज नो लॉन्गर अ प्रिंस और अ किंग, ही इज नाउ अ स्लेव। कैन अ स्लेव बार्टर अवे अनदर स्लेव्स राइट्स? लाइक अगर वो अपने आप को दे चुके हैं तो वो द्रौपदी को कैसे बार्टर कर रहे हैं? यस। अगर पहले द्रौपदी को देते दैट्स अ डिफरेंट थिंग, हम्म, बट वो अपने आप को दे चुके हैं। सो द्रौपदी रेज दैट वेरी इंपॉर्टेंट लीगल क्वेश्चन। वो एक्चुअली एक लॉयर ट्रायल था। you don't have any rights. Correct, he doesn't have any rights. Ultimately क्या हुआ? So the fault lay with everyone there. Bhishma is the most powerful हम्म, guy ever. He is the head of the Kaurava family technically. He could have stopped that with one word. He could have said Duryodhan enough. ठीक है, Pandavas हो चुके हैं enslaved, but I will not tolerate a dishonor of a woman in the court of mid my of, father. yes. क्यों नहीं बोला? वो तो वहीं पे थे। सेम क्वेश्चन अर्जुन ने पूछा था रणभूमि में कृष्ण को। जी। अर्जुन ने बोले थे कि मतलब उन्होंने लॉस के अगेंस्ट वो नहीं बोल सकते थे वहाँ पे, Right. क्योंकि उस टाइम किंग धृतराष्ट्र थे, उनका इतना राइट्स ना नहीं था कि वो बोल सके कि इनफ। Enough. Correct. तो अर्जुन ने बोले थे कि कृष्ण को ये बात, लेकिन उनको भी माया कर दिया कि कुछ तो बोल दिया कि उन्होंने भी सही बोल दिया। शिखंडी के पास था पावर कि अम्बा से फिर पैदा हाँ, वो तो होके। अम्बा का रीइंकार्नेशन था एंड भीष्मा वुड recognize that and Bhishma is like okay now my time has come, I will not raise my hands against a woman. तो उसको दिख गया कि शिखंडी is technically a woman. भीष्म ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट बिफोर डिमाइज, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि मेरी वजह से ही हुआ था, तो मेरे वजह से ही ये खत्म हो जाए। I mean technically सबके वजह से हुआ है। हाँ, कुंती सबकी जी की वजह वजह से भी हुआ है। कुंती जी could have told Karna before the war हम्म, कि you are the eldest son and technically you should be the king. बहुत सारे लोग बोलते फिर दुर्योधन भी मान जाता, फिर युधिष्ठिर भी मान जाता, तो फिर होता ही नहीं कोई प्रॉब्लम। बट व्हेन डज शी गो एंड टेल करना? आफ्टर द बैटल हैज स्टार्टेड, हम्म, व्हिच इज वेरी कन्वीनियंट। यस। करना आल्सो टेल्स द सेम थिंग टू कुंती दैट आप मुझे पहले क्यों नहीं बताएं? आप अभी आए हैं क्योंकि आप अपने बेटे को बचाना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको वरदान देता हूँ। आपके पहले 5 बेटे थे, वॉर के बाद ही 5 बेटे ही रहेंगे। मैं रहूंगा मैं या अर्जुन अर्जुन, रहेगा। उसको चांस ही मिला। बाकी 4 पांडवों को लाइक दे केम इन द साइट ऑफ हिज एरो बट ही इज लाइक आई लेट यू गो। अभिमन्यु को कर्ण ने मारा, एक्चुअली बहुत लोग उसको घेर लिए थे घेर लिए थे। चक्रव्यूह में। अल्टीमेटली उसको लाइक दुशासन के बेटे ने मारा शायद, as far as I हाँ, know. मतलब लक्ष्मण ने लेकिन सब सब वहाँ पे थे। मारा। वहाँ पे थे। वो सब मतलब कर्ण को तो पता था कि ये उसका भाई का ही बेटा है, Yeah. वो रोक सकता था, मतलब एटलीस्ट वहाँ पे नहीं होता था। There was a breach of all battlefield rules कि आप एक the rule is कि 1 versus 1 होता है हमेशा, ओके। बट यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 वर्सेस 1 हो गया था। आप उसको घेर लिए थे, उसके पास कोई वेपन बचा नहीं है, आप उसको वेपन भी नहीं दे रहे। टेक्निकली वो निहत्था हो गया था। He had to lift a chariot wheel. I mean, that's the most iconic image of Abhimanyu, holding the chariot wheel and defending himself against everyone. And वो फिर भी भारी पड़ रहे थे सबके ऊपर। तो उस टाइम बहुत, by that time the war had descended into complete chaos. तब कोई रूल्स नहीं मान रहा था एंड दिस शोड कि कैसे कौरव साइड पूरा अपना सब जो भी रूल्स और ऑनर था सब त्याग चुका है। इनफैक्ट द्रोणाचार्य का भी वही कैरेक्टर आर्क था। वो टेक्निकली ब्राह्मण है,
हम्म, राइट? ये सब उनको नहीं शोभा देता, बट ही लॉस्ट इट कंप्लीटली। वो सप्तऋषि बन सकते थे क्योंकि उनके जो पेरेंट्स हैं वो उस लीग में हैं, बट व्हेन ही बिकेम अ वॉर जनरल ही जस्ट लॉस्ट कंट्रोल कंप्लीटली। अभिमन्यु को अभिमन्यु तो उनके फेवरेट स्टूडेंट का बेटा है। हम्म, ही कुड हैव इजीली हैंडल्ड हिम वन ऑन वन। मैं ये नहीं बोला कि अभिमन्यु को आप छोड़ दीजिए, आप उसको वन ऑन वन टैकल करिए, चलो ट्रायल बाय कॉम्बैट, हम दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ेंगे। एंड ही इज वेरी ब्रेव। ट्रू। मैंने जितना पढ़ा हूँ, जी। वेरी ब्रेव। एंड और एक पॉइंट, ये मेरा भाई जो है, हम्म, ये मेरे से ज़्यादा पढ़ता है, मतलब पुराण इतिहास सब कुछ ये बहुत ज़्यादा देखता है। लेकिन ये मेरे को एक पॉइंट बोला था कि अर्जुन से ज़्यादा हम्म, दुर्योधन उसको पसंद है, क्योंकि अर्जुन ऑलवेज प्रोटेक्टेड बाय कृष्णा। कृष्णा। हाँ, दैट्स वाई ही वाज विन, अदरवाइज ही वॉन्ट विन। true, true. I mean, we know so many हम्म, times where Krishna has technically lawyered his way out. He convinced Ghatotkacha to sacrifice himself हम्म, so that Karna, जो arrow उनको मिला था from Indra, जो शक्ति में, because इंद्र जी आके उसका आर्मर ले गए, in return he gave him Shakti, which was, you can't block it, but Karna had reserved it for Arjun. But Ghatotkacha को वो इतना violently आर्मी पे अनलीश कर दिए that Karna had no option, because दुर्योधन ने उनको कमांड की कि I know you're saving it for Arjun, but he will destroy our entire army, तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं. So he forced Karna to use it on Ghatotkacha, and Ghatotkacha knew कि वो एक बलि की तरह जा रहे हैं. हम्म, So again, as I said, Krishna ji is a lawyer. वो loopholes use करते हैं, but again for the greater good of all, I suppose. So that was the whole idea. इसलिए that's why I want to explore all of this. Like जो Sons of Darkness में जो cover में है, ये जो woman है on the cover, she is Satyabhama, the third Okay. wife of Krishna, हम्म, who is my favorite character from our Puranas. I'll tell you why. Because जब कृष्णा जी के बारे में बात होता है ना, तो सब राधा और रुक्मणी के बारे में बात करते हैं, ठीक है? शायद जम्बावती के बारे में, बट सत्यभामा का क्या स्टोरी है? शी इज द ओनली, and this is my reading, as far as my reading is concerned, and I've spoken to a lot of people. हमारे पूरे इतिहास, पुराणास, वेदास, उपनिषद, कोई भी आप स्टोरी ले लीजिए, you don't have a mortal woman warrior. But हम्म, what do I mean by that? You obviously have Ma Durga, हम्म, right? The goddess of war, but yes. she's a goddess. जैसे राम जी हैं और कृष्णा जी हैं, वो अवतार है, ह्यूमन अवतार, वो वॉरियर्स हैं, ऐसे विमेन में कोई है नहीं। अगर आप सोचें, सीता जी को सिखाया गया था हाउ टू फाइट अ बैटल, बट शी नेवर एक्चुअली फॉट समवन. हम्म, सीता जी वाज टॉट हाउ sword फाइटिंग एंड एवरीथिंग. आई थिंक अभी नमित मल्होत्रा का जो रामायण है उसमें भी एक उसमें सीन है, दिखा, हाँ। ठीक है? बट वो किसी से एक्चुअली, शी डिडंट हैव एन एक्चुअल बैटल और ड्यूएल विद समवन, राइट? कई कई रेस्क्यूड दशरथ फ्रॉम अ बैटलफील्ड because of which she got the हम्म, Vardhan. But as a charioteer, no one has actually fought someone in a single battle. And that is when I came across the story of Satyabhama. When she fought Narkasur, the demon king of the east, the northeast. वो आसाम उस टाइम प्रज्योतिषा हुआ करता था, which was a big, big राक्षसा kingdom. In fact, लंका तो उसके सामने कुछ नहीं है. Ravan abducted one woman, Narkasur abducted 16,000 women, right? And he had also stolen the earrings of Aditi, who's considered the mother of all gods and goddesses. तो कृष्ण जी और सत्यभामा गरुड़ में उड़ के गए लड़ने के लिए. Krishna fell unconscious because of a thunderbolt, and Satyabhama in Game of Thrones style took out her sword and had a single combat with Narkasur and ultimately decapitated him. She is the one who freed those 16,000 women and got the earrings back to Aditi. Like, what a badass character! यार, इसके बारे में हमें क्यों नहीं पता है? She is so cool and has so much agency in her. कृष्णा जी जब वॉर पे जा रहे हैं, वो कभी रुक्मिणी, राधा, ये कोई भी अपने वाइफ को नहीं लिए, सत्यभामा को लेके गए. सोचिए वो कितना सिनेमैटिक दिखता है. बट इसके बारे में किसी को पता नहीं है. एवरीवन नोज दिस स्टोरी ऑफ कृष्णा, दैट कृष्णा मैरिड दो 16,000 women symbolically because to preserve their virtue. क्योंकि since Narkasura had kidnapped them, the idea was कि कोई इनसे अभी शादी नहीं करेगा because their virtue was besmirched. तो कृष्णा जी symbolically married them and took care of them and make sure that they live forever in comfort and honor. पर उनको रिलीज किसने करवाया? सत्यभामा जी. सत्य। बट ये स्टोरी पता नहीं था, इसलिए आई वांट टू bring Satyabhama as this Kate Blanchett character in my book, where she's a really epic swordswoman who takes care of women soldiers and wants women to start fighting like a ancient Rani Lakshmibai. Right? हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे women warriors हैं. दुर्गावती जी हैं, रानी लक्ष्मीबाई जी हैं, बट इंटरेस्टिंगली हमारे पुराना और इतिहास में I have only come across
Satyabhama. Satyabhama. Oh, there's another version of Adbhut Ramayana, which is Ramayan's feminist version, which was also written back in the times. Okay. जहाँ पे रावण को अल्टीमेटली जो किल करते हैं वो सीता है. Sita becomes a version of Kali at the end when she sees Ram wounded. And she is the one who kills Ravan. And I love that story. But again, Sita becomes a goddess of war. Like she becomes a full-blown Mahakali. Right? Not a mortal warrior like Satyabhama. Like mortal warrior means जो मर सकते हैं. Okay. जैसे राम जी टेक्निकली मर सकते थे हम्म. अगर रावण का एरो उनको लग जाता. हम्म. सिमिलरली कृष्ण जी अल्टीमेटली कैसे गए? उनको एक तीर. एरो लग गया Yes. उनके Yes. फीट पे. Correct? हम्म. Same. That is the idea of mortal, जो मर सकते हैं. And that way Satyabhama was like a queen. And I think she deserves more spotlight. उनका नाम मेंशन है. ये स्टोरी भगवत पुराना और विष्णु पुराना के प्लेज वेज में बहुत ऐड हुआ है. हम्म. बट जैसे नॉर्थ ईस्ट है ना, हमारा सीक्रेट है, ज्यादा उनको स्पॉटलाइट नहीं मिलता है. हम्म. खाली मैरी कॉम की वजह से फाइनली सब जाने की नॉर्थ ईस्ट इज द ग्लोरी ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स. और उनको नहीं मिलता है इतना फुटेज अनफॉर्चुनेटली, which is India's tragedy. Same thing with this story as well, you know. And I think that was my idea, to bring out these little stories जो footnotes पे है to the forefront. The Stree Rajya. जी. Sorry. In Dance of Shadows mostly. Dance of Shadows. So Satyabhama stories in the Sons of Darkness. Correct. So this is completely another version of Mahabharata. You can take. Yes. Yeah. It deals with the conflict between Krishna and Jarasandh. Okay. क्योंकि तब मगध बहुत बड़ा एम्पायर था और जरासंध जी को बहुत प्रॉब्लम था कृष्णा जी से, बिकॉज कृष्णा टेक्निकली किल्ड हिज सन इन लॉ व्हिच इज कंस. मथुरा वर्सेस मगध एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था. इनफैक्ट महाभारत के बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स है अक्रॉस एवरी स्टेट, also across every country in Southeast Asia. Indonesia also believes in Mahabharata. उनका भी कल्चर का पार्ट है, because Indonesia was part of the Chola Empire conquest and all, वो तो है ही. वहां का जो जापानीज महाभारत है, that उसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट कौरव वर्सेस पांडवस नहीं है. उसमें मेन कॉन्फ्लिक्ट है कृष्णा वर्सेस जरासंध, एंड कौरवस एंड पांडवस आर साइड कैरेक्टर्स देयर. एंड आई रियली लाइक दैट टेक. सो दिस सन्स ऑफ डार्कनेस डील्स विद जरासंध वर्सेस कृष्णा. ये कृष्णा का एक टाइनी रिपब्लिक है मथुरा, and Magad is an empire. How does this republic get out of it? So Krishna uses his mind and Satyabhama uses her sword skill, and Balram is obviously there as the strong hulking mace man. So इन लोग कैसे बचते हैं? And while this is happening, Shakuni अपना Game of Thrones अलग side से खेल रहा है. So it's sprawled across it. I want to create a world. See, I'll tell you what happened. I love fantasy as a genre. Okay. जब फैंटेसी के बारे में बात करते हैं ना, लोग हमेशा हैरी पॉटर सोचते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे थिंक ऑफ इट एज चिल्ड्रन बुक्स. बट ऐसा नहीं है. गेम ऑफ थ्रोन्स इज आल्सो अ फैंटेसी बुक. व्हेन आई रेड गेम ऑफ थ्रोन्स एंड वॉच्ड गेम ऑफ थ्रोन्स, आई वाज लाइक, क्या भाई, क्या सही है. ठीक है, आई विश वी हैड समथिंग लाइक दैट इन इंडियन लिटरेचर, एंड आई एम श्योर वी डिड. So I started reading and I couldn't come across it. Like I did not find a single epic fantasy book. Genre nahi hai. In fact, my book is called the first grimdark epic fantasy, which is actually not a good thing because grimdark बहुत time से आ चुका है. What is the meaning of grim dark fantasy? Grimdark मतलब जहाँ पे, okay, the best way to explain it Yes. is imagine Sanjay Leela Bhansali का movie, Yes. but the script and the cinematography is done by Anurag Kashyap. मतलब dark Okay. shades, Okay. जहाँ पे कोई हीरो और हीरोइन नहीं है, सब एंटी हीरोज है. बिकॉज लाइक ऑल ऑफ अस, समटाइम्स वी मेक द रॉन्ग डिसीजन, नॉट बिकॉज कि गुड वर्सेस इविल है. दोनों ही गंदे चॉइसेस हमारे पास अवेलेबल है. वी हैव टू चूज द लीस्ट वर्स्ट ऑफ इट ऑल, बिकॉज हम लोग को चारों तरफ ही सिर्फ बैड चॉइसेस ही है. You know, I think it's all about that. Like when man is faced with two bad options, you choose the least worst. Right? You're not an evil person. आप evil नहीं हो, क्योंकि कोई नहीं सोचता कि वो विलन है. सब अपने खुद की कहानी के हीरो है. Right? This explores that कि आप अपने लिए हीरो हो, but आप किसी और के लिए टेररिस्ट हो. There's a very famous quote: "One man's terrorist is another man's freedom fighter." Right? And I love the duality there. So Grimdark explores that. थोड़ा cynical होता है, थोड़ा nihilistic होता है, सब खुशी खुशी नहीं होता. Funny है, dry humor है, sarcasm बहुत है. तो that is this grimdark genre, जहाँ पे it doesn't shy away from violence and it depicts war as it exists. क्योंकि क्या हुआ है ना, जब I have read a lot of Indian novels about battles, the way they show it is कि from the perspective of a चिड़िया जो ऊपर से जा रहा है और तुमको सब दिख रहा है कि क्या क्या हो रहा है. But the gritty effect is, आपने सुना है 1917 वाला मूवी के बारे में, जहाँ पे वो डंकर्क वाली मूवी के बारे में जो नोलन बनाए थे. सो उस मूवी में ना, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सोल्जर्स ऑन द ग्राउंड,
हम्म, वहां पे क्या चल रहा है, कितना केओस है। एक सोल्जर वहां पे आगे में है, तो जो जनरल कमांड कर रहा है कि नहीं अभी स्ट्रैटेजी चेंज करो, वो उस तक पहुंच रहा है कि नहीं, कैसे पहुंचेगा उस तो, तब तो उनमें तब तो इंस्टाग्राम नहीं डीएम था। थोड़ी ना था, राइट। तो वहां तक कैसे पहुंच रहा है, और वो कंफ्यूजन में क्या हो रहा है। जब डर लगता है तो क्या होता है, जब हम लोग बैटल करते हैं ह्यूमन बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। सो आई वांट टू एक्सप्लोर इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्जर। सो इन द सेकंड पार्ट देयर इज समथिंग कॉल्ड बैटल ऑफ मथुरा, वेयर आई डोंट आई इनिशियली आई वाज थिंकिंग कि मैं भी इंडियन स्टाइल में करूं कि कृष्णा ऊपर में खड़ा है कहीं पे या गरुड़ के ऊपर उड़ रहा है, एंड ही सीइंग द बैटल, और वो डिस्क्राइब कर रहा है। आई वाज लाइक नो, आई वांट टू मेक इट रियल। सो आई ब्रोक इट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सोल्जर्स, जो लड़ रहे हैं, जो कंफ्यूज्ड हैं, जिनको पता नहीं है कि उनके दूसरे साइड में जो लड़ रहे हैं वो मरे हैं, जीते हैं, क्या हो रहा है। क्योंकि बैटल तो बहुत लंबा स्ट्रेच होता है ना। हम्म, सपोज एक सिटी में हो रहा है, एस्प्लेनेड में लड़ाई चल रहा है, हम्म, ठीक है, और थोड़ा आगे जाके रास्ता कैफे है, वहां पे भी लड़ाई चल रहा है। जो एस्प्लेनेड में लड़ रहे हैं उनको कैसे पता चलेगा कि रास्ता कैफे में हमारा दूसरा जो सेगमेंट है स्क्वाड ने जीता है कि नहीं, उनको नहीं दिख रहा होगा। हम्म, तो वो मैसेंजर भेजते हैं पता करने के लिए, वो मैसेंजर बच के पहुंच पाता है कि नहीं और वापस आ पाता है कि नहीं, वो भी मैटर करता है। सो ये सब दिखाने के लिए आई वांटेड टू ब्रिंग दैट आउट, एंड दैट वाज द होल आइडिया ऑफ having this gritty grim dark genre जो ये analyze करता है from a very human experience while also having magic around it, but that was the idea because I love exploring it from the point of view of the soldiers, like JP दत्ता का एक मूवी था Border, हम्म, one of my favorite movies, फर्स्ट वन, अक्षय खन्ना या, करेक्ट, सुनील शेट्टी, उनके पर्सपेक्टिव से पता चल रहा है ना कि वो टैंक के पास जा रहे हैं। अगर वो सीन आप दूर से दिखाते कि सनी देओल देख रहा है सुनील शेट्टी को हाँ, जाके अपने आप को सैक्रिफाइस करते हुए, वो इफेक्ट नहीं आएगा। यू सी सुनील शेट्टी गो नियर द टैंक एंड से मां शक्ति एंड पुट्स द पूरा माइन क्लोज में, या, अंडर द टैंक, देन यू फील दैट गूज बम्प, राइट। या, So I want to explore that in writing as well because that is how fantasy around the world explores battles. For some reason, no one had tried to do that in Indian literature, at least in हम्म, fantasy yet. ओके, सबसे बड़ा एग्जांपल अमीश जी है जो इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा लिखे हैं। बट अगेन, अगर आप कोई गेम ऑफ थ्रोन फैन से पूछेंगे ना कि टारगेरियन कौन है, लैनिस्टर कौन है, ही विल टेल यू द एंटायर लिनिएज। आप उसको पूछेंगे कि मुगल किंग का लिनिएज बताओ, या बताओ कि उड़ीसा में कौन किंग्स थे, वो नहीं बता पाएंगे। बट दैट इज व्हाट फिक्शन डज, इट completely surrounds you with a VR set, right? And you explore the world. अभी मैं किसी से पूछूंगा जिसको मेलुहा पसंद है, मुझे भी इमोर्टल्स का मेलुहा पसंद है, उसमें शिवजी के कोई बेस्ट फ्रेंड थे जो उनके साथ हर जगह जा रहे थे, क्या नाम है, कोई आंसर नहीं कर पाता। मैं बोला, अच्छा मेलुहा और अयोध्या को छोड़ के बाकी किंगडम्स के नाम बताओ, कोई नहीं बता पाएगा, बिकॉज वो वर्ल्ड बिल्डिंग इज मिसिंग फ्रॉम द फैंटेसी जॉनर। आई एम नॉट ब्लेमिंग द ऑथर्स, क्योंकि उनका बुक छोटा छोटा होता है। एपिक फैंटेसी इज अ लिटिल थिक लाइक दिस, right? Because when you create the pages, you're able to build a time machine. You know, जब क्या पढ़ रहे हैं ना कि आप उस जगह चले गए हो, आपको फील हो रहा है कि आप वेस्टरॉस में हो, आप हॉगवर्ट्स में हो, या आप नार्निया में हो, वो आपके चारों तरफ है। यू नो समवेयर इन योर माइंड दैट दिस इज नॉट ट्रू, कि आप ऑब्वियसली बुक पढ़ रहे हो, बट दैट इज द जॉब ऑफ अ ऑथर और फैंटेसी एज अ जॉनर, कि वो सस्पेंशन को काट देता है, कि आप पूरा बह गए हो in the world which the writer has created. That was the whole idea. Because I have read Mahabharata, and I know that there are a lot of people like me, जब Game of Thrones देखते हैं या Lord of the Rings के movies देखते हैं, I wish कि इंडिया में भी ऐसा कुछ ऐसा होता। I hope Ramayana succeeds, of which Amit Malhotra is trying. But Mahabharata is far bigger to execute because इसमें यस, इतने सारे heroes और characters और इतने सारे narratives हैं. So I hope कि someday we come to that. But if till then, books was the great way to go about it. And the books which I read, मुझे एटलीस्ट फील्स नहीं आया जो गेम ऑफ थ्रोन से मुझे आया था, एंड दैट इज व्हाट आई वांटेड टू क्रिएट विद संदर्भ। महाभारत का भी तो बहुत सारे वर्जन्स है, मतलब ऐसा नहीं है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम डिफरेंट ऑथर्स। करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द, आई मीन, greatest, I mean, book in the history, I think. So महाभारत। the Sons of ओह Darkness. धन्यवाद। थैंक यू सो क्योंकि मच। आप जैसे बोल रहे थे ना कि फैंटेसी वर्ल्ड में, मतलब महाभारत को एक ड्रामा की तरह सब में लिखा है। पॉइंट ये है, आप जैसे लिखे थे कि फैंटेसी के थ्रू में लिखे हैं। थैंक यू। एंड मेरे को और एक डाउट था कि गांधार में भाई बहन थे, एक गांधारी थी और एक शकुनी। शकुनी यहाँ पे आ गए, तो गांधार का क्या हुआ? गांधार कंटिन्यूज एज जो उनके कजन्स होंगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं, कि जो टेक्निकली गांधार गॉट अक्वायर्ड और कॉन्कर्ड बाय हस्तिनापुर, जो भी हस्तिनापुर का था। दैट वाज द होल आइडिया कि सिंस
हस्तिना कॉन्कर्ड गांधार, जब कोई किंगडम को कॉन्कर कर लेते हैं, जस्ट सो दैट कि वो पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं आएंगे, तो आप लोग ये शादी कर लेते हो. दैट इज द आइडिया. तो गांधार technically got conquered, so maybe Hastinapur installed its own diplomats there, और शायद शकुनी का बेटा वहां पे फिर रूल कर रहा था. There's a whole lineage in that, and this finds reflection in history as well, कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, हम्म, जब वो ग्रीक्स को हरा हरा दिए, दी। तो अल्टीमेटली ही मैरिड जो उनका रूलर था सेल्यूकिड्स, उनकी बेटी से उनका शादी हुआ. टेक्निकली उनकी जो वाइफ है वो ग्रीक थी, इंडियन हम्म, ancestry से belong नहीं करती थी. Because this was a very common concept and practice followed around that point of time, कि जब आप किसी राज्य को conquer करते हो, they give their daughters in hand so that conquer करके सब आप जला नहीं दो. You know, there's a friendship that is involved, कि ठीक है हम आपका मानते हैं sovereignty, आप हमारे ऊपर हो, but ये सब areas हमें manage करने दो, आपको हम tribute दे देंगे. बट शकुनी को मानना पड़ेगा क्योंकि उनके बहन का विश के लिए उन्होंने पूरा जिंदगी ने खुद का जिंदगी त्याग कर, वो भी किंग है ना वहाँ का, True, गांधार का। true, true. वो बन सकते थे, जी, उनका भी मतलब जो भी है राज सिंहासन में बैठ के सब कुछ right. कर सकते थे, लेकिन उनकी बहन के लिए वो आके इतना बड़ा हिस्ट्री बना दिया, मतलब एक रीजन वो भी है Correct, महाभारत का। correct. I agree. हाँ, And technically again वो भीष्म का fault हुआ फिर, हाँ, क्योंकि उन्होंने ठीक से कॉन्केस्ट किया था. बिकॉज इज अनदर वर्जन एज वेल, कि शकुनी जी ने जो ये किया गांधारी, तो ऑब्वियसली वाज वन ऑफ द रीजन. हम्म, द अदर रीजन व्हिच इज द पॉपुलर टेल इज कि उनके फैमिली को एक जगह में बंदी बना दिया था, एंड दे वर ओनली गिविंग वन प्लेट ऑफ फूड इन दैट जेल, हम्म, एंड द एंटायर फैमिली डिसाइडेड कि शकुनी इज द यंगेस्ट, हम्म, सो सब वो प्लेट का खाना शकुनी खाएगा. So अच्छा, slowly everyone started dying in that jail. The last one left was Shakuni's father. Okay. And Shakuni's father told Shakuni that and he apparently took some stone and made a wound on Shakuni's thigh. ओके, बोले कि ये दर्द तुमको हमेशा याद दिलाएगा कि तुम्हारे फैमिली के साथ क्या हुआ. So make sure you take our revenge. तो जब शकुनी के पापा passed away जेल में, finally शकुनी को रिलीज कर दिया गया. But Shakuni took the bones of his father, ground it, and then made it into the dice. The dice which could roll any number he wanted. This is ओके, one version of the tale. And I love this tale. I love कि इसमें कितना vengeance भरा हुआ है. And the fact that Shakuni carries a wound that he knowingly did not heal. So that वो हमेशा उसको याद दिलाएगा. Because it's very natural. अभी आपको बहुत गुस्सा आ रहा है. हम्म, 6 महीने के बाद वो गुस्सा दब जाता है. हम्म, धीरे धीरे फिर आप फॉरगिव कर देते हो, बिकॉज टाइम लैप्स हो गया है. बट अगर आपको एक दर्द कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रहा है कि क्या हुआ था उस टाइम में, तो इट रिमेन्स फ्रेश. यू डोंट अलाउ इट टू स्कार, यू डोंट अलाउ इट टू फेड. एंड आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच इज लवली अबाउट शकुनी स्टोरी, कि उसके साथ जो अन्याय हुआ, यूजिंग दैट ही बिकेम अ विलन. इट्स लाइक अ विलन ओरिजिन स्टोरी, यू नो. जोकर स्टार्टिंग से विलन था कि उसका कोई ओरिजिन स्टोरी है. Same concept applied to even the villains of our tale. That's what I really wanted to explore, because ऐसा explore हो चुका है. लोग बोले हैं कि शकुनी का ये वर्जन ऑफ स्टोरी है, एंड दिस इज जस्ट हॉन्टिंग. या आप दूसरा वर्जन ले लीजिए जो आप बोल रहे हैं, कि गांधारी अपनी सिस्टर का डिसऑनर के लिए हम्म, कि आप उसको एक ब्लाइंड आदमी के साथ शादी करा दें. एंड अगेन दैट वाज आल्सो वेरी हिपोक्रिटिकल, बिकॉज लॉजिकली अगर हम सोचें, इफ गांधारी वांटेड टू बी a really good wife, हम्म, you be the eyes of your husband, no? हम्म, तुम उसको हेल्प करो ना, in whatever he needs help with. If you also become blind, then you both are liabilities on each other. So I didn't logically, when I was a kid, these are the questions I asked. I'm like, ये sense नहीं बन रहा है इसका. Same doubt I had with Krishna and Radha's relationship. Like Krishna and Radha is considered the greatest love story of India. हम्म, Correct? I think most of us can agree on that. Like it's the most famous one at least. हम्म, Now ये कब love story हुआ था? उनके गांव में, हम्म, गोकुल में, जहाँ पे कृष्णा जी was raised by यशोदा. जब कृष्णा जी मथुरा, so imagine यशोदा, imagine गोकुल as बरहमपुर, हम्म, गंजाम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है. वहां पे ये सब हुआ. अभी वो आए कंस को मारने के लिए, टू रेस्क्यू हिज ओजी पेरेंट्स देवकी, राइट. कृष्णा कम्स टू भुवनेश्वर, हम्म, ओके, व्हिच इज मथुरा. मथुरा, ही किल्स कंस, एंड देन ही, उनके जो ग्रैंडफादर को भी जो कंस ने बंदी बना देता, उग्रसेन, उनको वो राजा बनाते, एंड कृष्णा बिकम्स अ प्रिंस. ठीक है. इसके बाद वो राधा से शादी क्यों नहीं किया, या उनको वापस क्यों नहीं लेके आए, इज अ क्वेश्चन आई आस्क्ड माय ग्रैंड मॉम. लाइक वो छोड़ क्यों दे, व्हाई डजंट यशोदा और राधा फीचर अगेन इन कृष्णा स्टोरी. द ओनली पर्सन जो उनके चाइल्डहुड लाइफ से वापस आते हैं कृष्णा के लाइफ में इज हिज बेस्ट फ्रेंड सुदामा. हम्म, उनको छोड़ के
राधा कभी आई नहीं उनके लाइफ में वापस. He marries 8 women. Krishna's wives are called Ashtabharya, 8 wives. Rukmini, Jambavati, Satyabhama, so on and so on. ठीक है. He could have married Radha. I want to think. Now people have come up with a lot of justifications for it, that the love was eternal, this and that. I'm like, this is some problematic thing. Like, why? Because if it's one thing if Radha did not marry. Radha also married someone else. Now imagine we are living in a conservative patriarchal society. You are a husband, and the most famous love story of your village and of the country is that of your wife and the king of your land. तो वो कैसा रिलेशनशिप हुआ होगा राधा और उसके हस्बैंड के बीच में. सो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच जस्ट मेक मी वंडर कहीं कुछ मिसिंग है. आई वांट टू एक्सप्लोर दैट एज वेल कि it's not that black and white, because why don't they feature again? राधा जी की जो स्टोरीज है वो कृष्ण लीला बाकी पुराणास में काफी बार आए, बट महाभारत या कृष्णा का जो स्टोरी है पोस्ट मथुरा जब वो राजा बन गए या प्रिंस बन गए, he never comes back, he never visits Gokul again. So I'm just like, hey, this is a little not cool of Krishna ji. He's my favorite god. You know, I am a big Krishna stan. Everyone. Yeah. I have a tattoo of a peacock feather on my leg, so which is based like Krishna and has Karna symbolism attached to it. But I still think that okay, there were some things which he did which are a little sketchy. एक्चुअली मतलब उनका ना पॉइंट से मेरे को हो सकता नो प्रॉब्लम अगर है तो. प्रॉब्लम नहीं है, हाँ. लेकिन प्रॉब्लम भी है थोड़ा, हाँ. क्योंकि जब भी पढ़ते हम महाभारत या फिर रामायण, तो हमको ऐसा लगता है कि तभी कुछ गलत और सही नहीं था. Correct. जो सिचुएशन में ऑन पॉइंट ऑन टाइम जो सही लगता था जिसको, हम्म. मतलब खुद को जो सही लगता था Correct. वही करेक्ट था. मतलब खुद का ऊपर ही डिपेंड करता है सब कुछ. बट दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द युग ना. 4 युग होते हैं, ठीक है. सतयुग, त्रेता युग में राम जी थे, द्वापर युग, एंड महाभारत वाज हैपनिंग एट द cusp, the border between कलयुग एंड द्वापर युग. By that time morality had reduced. वही बोलते हैं कि सतयुग was the golden age. त्रेता युग में धर्मा was standing on 3 legs. In द्वापर युग standing on 2 legs. Right? बहुत shaky हो गया था वो. तो कृष्ण जी's अवतार is a reflection of the times. कि वो सब सही है, बट कुछ चीज प्रॉब्लमैटिक है. अल्टीमेट गोल सही है, बट थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है, व्हिच इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द्वापर युग. अभी जब ऑन टू शो कि देखो कैसे मोरालिटी धीरे धीरे कम हो रहा है और हम कलयुग एंटर कर गए हैं जहाँ पे धर्मा स्टैंड्स ऑन वन लेग एंड एवरीवन जस्ट लुक्स आउट फॉर हिमसेल्फ. यू नो, इट्स जस्ट कंप्लीट द राइज ऑफ इविल एज वी कॉल इट. सो दैट्स इट. सतयुग में ऐसा राम जी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ त्रेता युग. तब उस टाइम में कैसा मोरालिटी था? इट वाज कंप्लीटली ब्लैक एंड व्हाइट. सब अच्छे थे, जो अच्छे नहीं थे वो जानते थे कि वो बुरे हैं, वो काम जो करे वो बुरा काम है. बट द्वापर युग वेयर कृष्णा इज बोर्न इज वेयर डुअल मोरालिटी कम्स इन. दिस ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा, थोड़ा ग्रे हो गया है. और कलयुग में एज द वर्ड इटसेल्फ सेज इट्स ऑल ब्लैक. कलयुग कलरफुल होना चाहिए था. होगा शायद जब कल की जी वापस आ जाए. लेकिन मेरे को एक डाउट था कि मतलब ये सब मतलब रियली ये हो रहा है कि मतलब महाभारत हुआ था, रामायण हुआ था, मतलब एक डाउट है कहीं, मतलब एक पॉइंट में कि सच्ची में हुआ था कि मतलब जैसे आर्किटेक्ट प्रूफ में और साइंस के प्रूफ में तो कुछ कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे अभी बहुत सारा मतलब अभी सिविलाइजेशन को हम लोग ये पुराण के साथ अगर वर्सेस करेंगे तो हमको लगता है कि पहले सिविलाइजेशन था या पहले युग पहले कौन से शुरू हुआ था. So my perspective on this is that I believe in Mahabharata and Ramayana as a matter of faith. I don't try to demean it by trying to make it a fact. I'll tell you why. It's a concept here. Because facts deserve evidence. अगर आपको evidence नहीं मिलेगा ना, तो वो जो stature hold करता है इतिहास, वो crumble कर जाएगा. Now I'll tell you what people bring as evidence. वो bridge जो है, सैटेलाइट इमेजरी जो दिखाता है लंका और इंडिया के बीच में, कन्याकुमारी से एक अंडरग्राउंड स्टोन ब्रिज है, विच पीपल यूज टू एस्टैब्लिश कि देखो स्टोन्स यहाँ पे हैं, विच मीन द स्टोन ब्रिज स्टोरी इज ट्रू. अयोध्या इज एक्चुअली देयर. यू नो, you can see the map because Ramayana describes the map in detail. Now the problem is अगर हम ये basis use करें, Greek mythology में Zeus जो ओडिसी अभी आया, ओडिसी स्टोरी,
वो भी सब सिटीज में जहाँ भी बेस था वो भी अभी तक है। इनफैक्ट वहां पे ज्यादा एविडेंस है क्योंकि वहां पे अभी भी वो टेम्पल्स एग्जिस्ट करते हैं। करेक्ट। क्योंकि जब एथेंस हो रहा था, जब एथेंस का तब यहाँ पे कलिंगा वॉर चल रहा था। करेक्ट। तो वहां पे भी वो सब एग्जिस्ट करता है, उनकी स्टोरीज का। बट दे डोंट थिंक ऑफ दैट as hard science because it can't be proven that there was someone who was throwing lightning bolts from the sky. It's a matter of faith. अभी क्या हो रहा है ना, इंडिया इज हैविंग अ वेव ऑफ सूडो साइंस। ठीक है। what and this is a very typical element of a thing called chauvinistic nationalism। इसका मतलब क्या है कि अगर आप में प्रेजेंट साइंटिफिक इनएडिक्वेसी है, जैसे इंडिया में अभी वी डोंट हैव एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। लास्ट ईयर जो एफडीआई फंडिंग आता है ना इंडिया में, 96% ड्रॉप किया, हाईएस्ट एवर। बिकॉज अभी सब एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो अभी तक इंडिया ने बनाया है। Right? We don't have scientists who are building this because all our greatest scientists are not in India. They go away to America or go away to some other countries. There's a big brain drain. So when you do not have current scientific inventions, na, there's a pseudoscience mentality कि नहीं but 3000 साल पहले हमारे पास था, 2000 साल पहले हमारे पास था। This lot of authors are also doing. I think I started something against them because India genuinely has amazing scientific achievements. Aryabhatta ho, Bhaskara ho. There's a guy called Shushruta who's considered the father of surgery around the world. That in Royal College of London, unka statue bana hai because these are genuine, provable scientific facts. Because he tried surgery first. He has left behind enough text to show that कैसे उन लोग सर्जरी करते थे। And in fact, तब सर्जरी कितना डिफिकल्ट था पता है? Because Brahmins were the ones who had the knowledge, and you can't touch a dead body. A Brahmin can't touch a dead body, right? तब प्रॉब्लम होता था, तो प्रैक्टिस कैसे करें? सुश्रुता managed to get around that, and what a guy. But इसको हम लोग इतना लॉर्ड नहीं करे, इसलिए नहीं बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुष्पक विमान existed. अभी I went and I thought, okay, ठीक है, if it is true remotely as well, I will go and check actual Ramayana का text. रामायण के text, which is considered the oldest version we have right now, which is the Bori critical edition, उसमें क्या लिखा है? और वो मैच करता है बहुत सारे other variations as well, कि रावण जी एक chariot पे थे, which was being pulled by ghostly donkeys or mules, which is very much like Harry Potter का thestrel concept. और वो उनको लेके जा रहा है, एक फ्लाइंग चैरियट था। ये फ्लाइंग चैरियट हर मिथोलॉजी में है। चाहे आप ग्रीक मिथोलॉजी में भी जो सूर्य का चैरियट था, जो सन चैरियट, उसको हीलियोस बोलते हैं उनका गॉड, वो भी एक चैरियट था जिसमें 7 हॉर्सेस ऑफ 7 डिफरेंट कलर्स टू सिंबलाइज रेनबो, वो उनको लेके जा रहा है। डज दैट मीन दे आल्सो हैड एन एंशिएंट शिप? फिर तो पेटेंट डिस्प्यूट हो जाएगा इंडिया और ग्रीस के बीच में कि कौन पहले आया एयरक्राफ्ट के साथ। बट आप जब ये थ्योरीज पिच करते हो ना, यू आर रिड्यूसिंग आवर साइंटिफिक मेटल। ठीक है कि हाँ, पास्ट में था तो भविष्य का क्या फायदा? And this I feel is a big problem, which I think insults the book, because I'll tell you why. Because जब एक author आके बोलता है कि नहीं पुष्पक विमान existed, बाकी लोग जो बाहर में हैं इंडिया के will be like, oh, did it? They will look at it and they will realize कि ऐसा कुछ लिखा नहीं है टेक्स्ट में to even remotely prove this. उनके सामने इस टेक्स्ट का जो गरिमा है वो कम हो जाता है। Because now they are not looking at it like a beautiful ancient text of India. They're looking at it इसमें plain है कि नहीं। क्यों करना ये सब चीज? Why do we need to establish that as science? Because there is no way we can have evidence of it. शायद हुआ होगा, I'm sure possible है, but नहीं है उसका science. There's no way we can prove it on because nothing exists. पाटलिपुत्र का palaces don't exist from Mauryan dynasty. तो फिर ये कहाँ से आएगा? मेगास्थनीज एक तो ट्रैवलर थे जो आए थे यहाँ पे, उन्होंने लिखा था कि मौर्यन पैलेसेस जो हैं, जो अशोका के पैलेसेस हैं, आर द ग्रेटेस्ट पैलेसेस इन द वर्ल्ड, मेड ऑफ वुड। उन्होंने लकड़ी के बनाए थे, इसलिए दे डिडंट सर्वाइव। उसी टाइम के एथेंस के सारे बिल्डिंग्स अभी तक इन सम वे और द अदर बचे हुए हैं बिकॉज वो मार्बल से बनता। बट अगेन बिकॉज दैट्स वेरीफाइबल, you have travelers saying this. When you try and say कि पुष्पन विमान existed, that we had अस्त्र, that we had discovered nuclear power, हमने अगर ये सच है ना, then we are the biggest losers. कहाँ चला गया वो सब चीज? Technically, and this time we can't blame Mughals ना for destroying everything because रामायण के बाद क्या आया? महाभारत। कहाँ गया फिर विमान? Why did Krishna जी use Garud to fly to Narkasur? यूज नहीं किया। विमान क्यों नहीं यूज किए? So again, this raises concepts like don't do that. Like it's fine. It's a beautiful thing that existed, and yes, it will have real places in it. Why? Because जो हम mythology बोलते हैं वो कोई गंदा शब्द नहीं है। Mythology consists of 3 things. 1, the fantasy of
those authors, the magic system or whatever they believed in. Number two, real history, debris of history. Because जैसे मैं ये book लिखा हूँ Sons of Darkness, इसमें मथुरा मगध है because they exist. Same way, they are writing about their world, right? So they are picking up real things. There might have been a war between Pandavas and Kauravas, right? An author decides to add elements to it. हो सकता है कि नहीं हो सकता है, मे बी वो वहां के फैंटेसी ऑथर थे, मे बी वेद व्यास जी वाज इंडियाज फर्स्ट फैंटेसी ऑथर, वी डू नॉट नो. पॉइंट बीइंग कि अगर आप बिलीव करते हैं इसमें, जैसे मैं भी बिलीव करता हूँ, आई लव कृष्णा, ही इज ऑसम, ओके, बट आई बिलीव दैट एज अ मैटर ऑफ फेथ. इफ आई ट्राई टू प्रूव इट एज अ फैक्ट कि हमेशा उनके उंगली के चारों तरफ एक तो डिस्कस घूमता है, राइट? And if that was true, why did Duryodhan not see it? Did Duryodhan not know that he was going up against a god? What was the point then? So ये सब जो questions आते हैं, I'm like, सिर्फ वही नहीं है, श्रीलंका में लंका है कि नहीं रावण का, right, right. वो भी एक प्रॉब्लम है सबको. मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि एग्जिस्ट करता है, कि कुछ लोग बोलते हैं कि वो लंका नहीं है, Hmm, सोना का लंका नहीं नहीं है वो, right. रावण का लंका नहीं है. Well, I just feel that this is, I think it's a little problematic. Because when you do this, जो इंडिया के रियल साइंटिस्ट थे, आर्यभट्ट, भास्कर, आप उनके अचीवमेंट्स को ग्लोरीफाई नहीं कर रहे हो. आप इस पे रिलाई कर रहे हो, हमारे इतिहास के ऊपर रिलाई कर रहे हो, जो प्रूव नहीं हो सकता है, एंड वी जस्ट, क्या बोलते हैं उसको, बेइज्जती हो जाता है बाहर, बिकॉज यू आर लाइक, यहाँ पे सब सूडो साइंटिस्ट, तो वो क्यों आना है? अभी इंडियन साइंस कांग्रेस कुछ होता है, हर साल होता है, वहां पे आंध्र प्रदेश, सॉरी जालंधर में हुआ था, वहां के आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी के चांसलर आके बोलते हैं, इन अ साइंस कांग्रेस, द कौरवर्स वर द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबीज, वी हैव कम आउट विद द टेस्ट ट्यूब साइंस फर्स्ट. Right? Ultimately, the scientific community of Indian Institute of Science Bangalore did a protest कि आप ये क्या कर रहे हो? आप एक scientific community में आके ये सब चीज बोल रहे हो? See, if I'm a kid who has just been raised on these sort of things, I will start believing it ना. एक टीवी शो आया था जिसमें बहुत सही था, जब उसमें पूछते हैं, एक अध्यापक जाके पूछते हैं एक असेंबली में कि सोलर एक्लिप्स क्या होता है, तो कोई आके बोलता है कि राहु जब आके चांद को खा जाता है, ठीक है, और अर्थ शेषनाग के सर के ऊपर है. He starts believing this as science. There is no evidence to show this. Obviously, the satellite pictures of Earth don't show a snake under the earth, no. बट जब आप यही सुन के बड़े हो, आपका साइंटिफिक रैशनल कम होता जा रहा है, एंड यू डोंट बिकम अ साइंटिस्ट एंड यू डोंट कैरी इंडिया फॉरवर्ड. बट अनफॉर्चुनेटली आजकल सूडो साइंस बहुत कॉमन हो चुका है, व्हिच इज द प्रॉब्लमेटिक. What is in the book of, I mean, Dance of Shadows? So Dance of Shadows is a sequel to Sons of Darkness, but in Dance of Shadows I wanted to bring about more aspects of Indian history. इस पे spotlight नहीं पड़ा है. And the two most important ones are Devdasis and Yoginis. And Devdasis is something which is just the most gorgeous, mysterious tradition of India. Because जैसे संजरीला बंसाली जी ने मूवी बनाया है हीरा मंडी, हीरा मंडी का. बहुत फेमस होता है उसके ऊपर, ठीक है. Devdasi is a more tragic story because Devdasi came about during the Gupta times. जब गुप्ता एम्पायर थे उस टाइम में बहुत फेमस हुआ एटलीस्ट. These were women, okay, who were married off to the gods so that they could serve them as dasis. In a patriarchal conservative society, these women had a lot of rights because one, वो कभी widow नहीं बन सकते. अगर आप गॉड से मैरिड हो तो आप विडो कैसे बनोगे? And at that point of time, being a widow in an Indian society was the worst thing that can happen to you. Like your head was shaved, you had to wear white, you were sent off to live in poverty. बहुत बुरा हाल था. There's a movie of John Abraham and Lisa Ray called Water, and it's a beautiful depiction of the status of Indian widows around that time. So Devdasis were married off to gods. They started developing culture. They came up with the dances, the classical dances that ultimately led to Odissi, Bharatnatyam. All the Indian classical dances came out from Devdasis. Now, Devdasis were also sexually liberated. Now, अलग-अलग जगह में अलग-अलग चीज है. जैसे जगन्नाथ टेम्पल के जो देवदासीज है, महारी देवदासीज, they were always celibate. They never had relations with anyone outside. But in the south, the Devdasis were patrons. They had like 1,000 elephants in their employ. They used to get gifts from kings. Everyone used to vie for their favor. The same way Manisha Koirala ka ho raha hai na Hira Mandi mein. Same cheese used to happen with Devdasis. They had a lot of power, a social power. But when invasions started from the northwest, and these Cholas and Rashtrakutas and all these kings in the south started losing power, तो वो जो money they used to lavishly give to temples started going in defense fund. And slowly the power of Devdasi started reducing.
more and more. पहले वो kings were their clients and patrons, then merchants, and slowly it became lower and lower. The fuck up started when the Britishers came in. Because when the Britishers came in, they saw कि Devdasis could be as young as 7-year-old, 8-year-old girls. Because they were sometimes taken off very early. Now यहाँ पे महाभारत वाला morality आ जाता है. I'll tell you why. Britishers saw this, they said this is prostitution. Okay. Okay. Hmm. वो विक्टोरियन कंजर्वेटिज्म उनके लिए नहीं चले, ये चलेगा नहीं. They outright banned the Devdasi practice because their idea was वो जो जाके लंदन में बोल रहे थे, look, we have rescued these girls, we banned the Devdasi practice, अभी इनको कोई exploit नहीं कर सकेगा. Not realizing कि अगर आप उनका जॉब ले गए, आप उनको alternate jobs नहीं दे रहे हो, तो वो क्या करेंगे? वो prostitution पे ही हो जाएगा ना उनका fate. Hmm. Which is what happened with Devdasis when they got banned. जो थोड़े से भी देवदासीज थे जो टेम्पल उनको सपोर्ट करता था could no longer support them and they were reduced to prostitution and it became a horrible practice. The Devdasi was banned. Ultimately Indian government had to pass laws कि मत करो because आंध्र प्रदेश में फिर भी चल रहा था and they were all sexually abused women who had been reduced to prostitution. And it was a really sad thing of a beautiful cultural practice that India had. Because they are the ones who came up with culture and dance and all the classical dances which we have. But उन पे ज़्यादा मूवी भी कुछ नहीं है. Why can't we have, if Sanjay Leela Bhansali made something on Tabayafs, why couldn't he make one on Devdasi? He couldn't because अगर आप बनाओगे तो कोई protest करेगा and it is going to be a big issue. So he chose a safe topic. But Devdasis have a far more tragic history. And a beautiful history that too. So I wanted to bring that about because जो historical concepts है, अगर मैं रील में बोलूँ या ऐसी just किसी से बात में बोलूँ, अच्छा लगता है, but वो धीरे धीरे फेड कर जाता है. हाँ. बट जब आप एक देवदासी कैरेक्टर के बारे में पढ़ रहे हो इन अ बुक, इन अ स्टोरी, वो आपके दिमाग में बहुत लंबा रहता है. एंड व्हेन यू रीड दिस यू लाइक, क्या है ये देवदासी? यू गूगल, यू गो इनटू विकिपीडिया, यू गो इनटू अ रैबिट होल ऑफ रिसर्च एंड देन यू डिस्कवर कि वाओ, देवदासी क्या थे. इट्स सो सैड उनके साथ जो हुआ. और कितना अच्छा कल्चर, उनका क्या लेगेसी था, which is just corrupted now. So you feel bad for something which India lost as well, right? Same thing goes with yoginis, and this is something which is super connected to Bhubaneswar. Okay, Oh. yoginis, where, okay, there are two ways of attaining salvation. एक है तपस्या, जो हिमालय में जाके वरदान जो मांगते थे ना, Brahma always used to give vardhan and Vishnu had to come and solve the issue. Generally everyone used to go and do tapasya, which means putting your body under severe harsh environmental conditions and meditating, right? You're concentrating on God and you are just one with the cosmos. आपका बॉडी पूरा डिटीरियोरेट करा, आप खा नहीं रहे हो, आप कोल्ड में बैठे हो, you're torturing your body essentially, but through that you're attaining higher consciousness. That's called the right hand path. ये सब गूगल भी हो सकता है. The left hand path of salvation is very shock your body by doing something taboo which the society does not accept. The yoga, which is called tantra. Okay, the yoginis used to practice that. Yoginis were technically witches of ancient India, right? But unlike Europe, which used to hang their witches, drown their witches, used to treat them with superstition and yada yada, in India the yoginis are feared but respected. They were said कि आप अपना temple करो, but village के बाहर में. So their temple, and it is so interesting. I love the concept of yoginis. These women were the first feminists in a manner of speaking, because they will never tie their hairs. Okay, there is a lot of text. So unlike a lot of these things like Pushpak Viman, जिसके कुछ evidence नहीं है, yoginis के ऊपर text ही text है. You have a lot of evidence on what they used to practice. So if you look at yogini temples ना, India के सारे temples ऐसे होते हैं, conical, pyramidal in structure. Like आप चोला temples ले लो या north के temples ले लो, they are the same in the sense they have a structure like this. Yogini temples are the only ones which are like this. This is called a hyper-ethereal structure, which Parliament has taken an inspiration for its own design. Round, roofless. Okay. Why were they roofless? Because जो tantra yoginis practice करते थे, it was believed that they used to get the power of flying, and they didn't want a structure stopping them, so they could fly above. Okay. That was the idea. Second thing, yoginis are believed to be shapeshifters. Like when they actually attain those powers, जब वो ritual करते थे, they could shift into animals. मतलब एक्सपेन छोड़ो, हम पहले लेके आए ये कॉन्सेप्ट. अंदर से अमेजिंग होता था या नहीं होता था वो डिफरेंट बात है, बट उनके स्कल्पचर्स में ये दिखा है.
showing women as half women and half a body of another creature. Because that's what they believed, that they could access their inner animal, inner beast form when they used to attain those powers. Third thing is yoginis, when they used to have their rituals are so dark and a little messed up. Okay. And I discovered this where Bhubaneswar mein Hira. So, abhi, there are only 4 yogini temples that survive. 2 in Madhya Pradesh, 1 in Bhubaneswar, and 1 in Assam, which is called the Kamakhya Mandir, which is the most famous Most famous, yogini yes. temple. But the Hirapur temple is gorgeous. Kitna sundar, because a lot of people don't know about it. It is, Odisha is considered India's best kept secret. Yogini is Odisha's best kept secret. Okay, because when you go to Hirapur temple, you will see, firstly, yoginis don't believe in male gods, or if they do, they don't worship them. They have a female version of every god. Brahmi, Ganeshi. They don't believe in Shiva. They have a female version of Shiva. They have a female version of Indra, Indrani. Every god has a female version who they worship. Okay. Second thing, it is again a structure which is hypaethral structure, which is a roofless parliament round structure. When they used to have these rituals, now this ritual is called 5 M's, Okay. which means they will have meat. Hmm. Generally, people who are into holy scriptures and practices are vegetarians, right? They used to eat meat. I told you, na, left hand path means taboo. Meat, wine, okay. Then mamsa is meat, fish, wheat, and the last thing, which is my favorite, is methuna. Okay, Maithuna. What is it? Methuna is ritual sex over a corpse. So basically, they used to get, and this is completely backed by historical texts or even Wikipedia for that matter, if you don't want to go that deep. What they used to do is they used to get bodies, okay, fresh corpses, always of a man, and that head had to be decapitated in one go. The body is already dead, cut off, and the man, which was called the Aghori or the Sadhaka, used to come, and the woman and man used to join in Congress because they believed that true consciousness arrives when the Shakti and Shiva energy is mixed. Have you seen yin and yang, that Chinese symbol of white Yes, and yes. black? It represents the joining of male and feminine Feminine. energies, okay, which we call Shakti and Shiva. Shakti is the feminine energy, Shiva is- is the male energy. जब ये दोनों मिलते हैं ना, तब जाके आप अपना कुंडलिनी स्नेक है हम लोग के अंदर, एक तो स्नेक होता है जो हम लोग के चक्रस की तरफ ऐसे राइज करता है, एक्टिवेटिंग इट, हिट्स आवर क्राउन चक्र एंड joins the universal consciousness. Okay, so when they used to join together, the man was not allowed to finish till the woman finishes. So first feminist act right at the gate, a man can't finish. Okay, so they used to join in ritual congress over the corpse, completely pasted in sandalwood paste and oils, and all the other yoginis are surrounding the couple which is practicing this. Once that is done, they used to mix their essences, right, into a liquid which has fish, which has meat, and they used to consume it. And that used to give them the superpowers. Apparently, it was called, so the Sanskrit term for it is Siddhis. Now, if you look at what Siddhis say, I feel like I'm reading the journal of X-Men. Siddhis say that a yogini could reduce her size to become an atom or could increase her size to become a giant. Another says that this yogini got the power of mind control. Another says this woman got wings at her back. And I'm just like, wow. It doesn't matter if this is true or not. They believed in this and they practiced it. And that is amazing. It's so cool. And yogini temples have been destroyed around the country. Even the yogini temple which survives in Bhubaneswar looks so tragic. Because अगर आप वहाँ पे जाएंगे ना, जो आपका 64 sculptures बने हुए हैं सारी goddesses के, सबके faces को gouge कर दिया गया है. So their face has been broken. So you can't see the face. And that is so haunting. You see the woman's body, you see the beast body below them, but their face has been gouged out. The stone is broken. Now, किसने तोड़ा है, we do not know. But it's a reflection of how the society was really threatened by such powerful women. And I think that is so amazing. Why don't we know much about this? Because Tantra is a darker part of Hinduism, right? But it's not spoken of a lot. Whenever we speak of Tantra, we speak of Tantrics and Kama Sutra and sex. But this aspect of feminist witches, having their own cult, I think is just amazing, and this is my way of trying to bring them into the forefront. In fact, my next book is titled Yoginis. It's just going to be completely based on Yoginis itself because I'm just really enthralled by the concept. And I'm really proud कि 4 temple बचे हैं एक भुवनेश्वर में. So I think I'm really proud of the Odisha in that way कि हाँ बच तो गया at least. बाकी जगह तो बचे ही नहीं.
योगिनीज वर ऑल ओवर द कंट्री, बट वहाँ पे सब उनके सारे टेम्पल्स डिस्ट्रॉयड है, खाली मध्य प्रदेश में 2 बचे हैं और उड़ीसा में। उड़ीसा में। और ऑब्वियसली कामाख्या इज द मोस्ट फेमस वन। वहाँ पे अभी भी योगिनीज रहते हैं, लॉट ऑफ पीपल हु गो देयर। आई थिंक बियर बाइसेप्स ने भी कुछ पॉडकास्ट बनाया था वीज अभी ये कामाख्या टेम्पल yes. की, वहाँ पे उसको बहुत स्ट्रेंज एनर्जी मिल रहा था, ये सब। आई डू नॉट नो इफ दैट इज ट्रू और नॉट, बट आई लव द फैक्ट दैट दिस एग्जिस्ट एंड दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर पुरानास or our itihas or our Vedas. This is actual history which happened before the medieval era. From the Gupta's time, 400 CE to 1100 CE, something like that. और उसके बाद भी चलता रहा, but and it's pretty cool that we had this. But See, तंत्रास को मैंने मतलब एक बार एक्सपीरियंस किया था, मतलब एक आई कांटेक्ट में, बस सर बस हम लोग गए थे यहाँ पे वाराणसी। Right. वाराणसी में मणिकर्णिका घाट। correct. हम लोग मेरे दोस्त ने बोला कि शाम को चलेंगे हाँ, मणिकर्णिका घाट, तो 7-8 बजे से गए थे। हाँ, तो जब रिटर्न कर रहे थे 1 घंटे 2 घंटे के बाद, मतलब 2-3 लोग ऐसे बाइक में उस तरफ जा रहे थे कि घाट की तरफ। तो एक लड़का था या लड़की थी या ट्रांस था, मेरे को पता नहीं, लेकिन उस दो दो जन बैठे थे, एक कम्प्लीटली ब्लैक ड्रेस और ब्लैक मतलब यहाँ पे एक बिंदी है, मतलब बड़ा वाला, हाँ, एंड आंखें आंखों में काजल है, हम्म, कम्प्लीटली ब्लैक। लड़का या लड़की पता नहीं मेरे को। हम्म, और उनका पीछे एक रेड कलर में, कंप्लीटली रेड, उन दोनों के साथ मेरा आई कांटेक्ट हुआ कि एक हफ्ते तक मैंने सो नहीं पाया, मतलब उसकी वजह से। मैं सिर्फ आई कांटेक्ट, मतलब हम लोग ऐसे बाइक में गए, वो लोग ऐसे बाइक में गए, चले गए, लेकिन हम दोनों के बीच में आई कांटेक्ट हो गया। बचपन से क्यूरियस है कि ये तंत्रा एंड right. इसकी वजह से। Right. Amazing. सो It's a very mysterious thing, you know, which यस। I have no idea about कि actual practice में क्या होता है। But the belief क्या करते थे कि अगर कोई भी गुरु के नीचे तंत्र सीखने जाते हैं ना, the way a guru activates it is by putting his thumb on the you know crown, the Yes. chakra between the eyebrows and uttering the mantra, because वो it is considered that these mantras are sounds of the creation of universe which were written down by the first sages as mantras. Like वो sounds थे जिनको उन्होंने try किया crystallize करके words में, and that word gave them energy. अगर आप सिर्फ मंत्रस पढ़ोगे, आई मीन दिस इज द थ्योरी एस्पेक्ट ऑफ इट, ओके, अगर आप सिर्फ मंत्रस पढ़ोगे तो आपको कुछ फील नहीं होगा। बट अगर आप गुरु से मंत्र सीख रहे हो, गुरु हु हैज गॉटन इट फ्रॉम हिज गुरु एंड द होल लाइन कंटिन्यूज टिल द स्टार्टिंग ऑफ दिस कॉस्मोस, then you feel that hit, you know. Yeah. It is at least what I have researched, because I did a lot of research, you know, Yes. to create the world which I'm trying to create, and it was amazing to read so much. Ki the Hinduism which we know of is very sanitized. It has this underbelly with just amazing mysterious stuff which is not commercial knowledge enough, let me put it that way, and I think it's amazing that it exists. तो गुरु मंत्र इज ऑल्सो वर्किंग। शिशु मंदिर पता है ना आपको? जी। शिशु मंदिर से हम लोग आते, जी। तो वहाँ पे हर मतलब स्टूडेंट के लिए गुरु रहते थे। एक साल में एक बार आते थे, हमारी शिशु मंदिर में वो पूजा वगैरह होता था, वहाँ पे एक गुरु मंत्र दिया जाता है सबको। मेरे को एक हमारे गुरु ने दिए थे। जब भी रात को डर लगता था हॉस्टल में रहते थे, तो हर एक सिचुएशन हर एक टाइम सेम नहीं रहता। Right. तो जब भी डर लगता था, सिर्फ वो छोटा सिचुएशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन है मेरे मतलब Right. अभी 26 एज तक। Right. वो मतलब एटलीस्ट मेंटली वो रिलीफ हो जा रहा था गुरु मंत्र के हिसाब से। तो सिर्फ तंत्रा नहीं, मतलब ये नॉर्मल, Correct. Absolutely. या हमारी लाइफस्टाइल में भी वो काम करता है। दैट इज वेरी गुड। एंड सॉरी, ये टॉपिक से बाहर नहीं, है। I mean Yeah. that's the best thing about conversations, right? वो कहाँ नदी की तरफ बह रहा है पता नहीं चलता, and it's amazing when it reaches the destination. या एंड आपने यहाँ पे मतलब डांस ऑफ शैडोज में स्त्री राज्य के बारे में लिखा हुआ है। Correct. सिर्फ मतलब आप जैसे बोले कि तंत्र वगैरह भी इसमें। तो the way to show this is जैसे मैंने अभी तंत्र पे एक मिनी थीसिस ट्राई किया देने के लिए, वैसे हम लोग स्टोरीज में नहीं लिखते हैं, because obviously it will start feeling like a science book, right? The way it happens, एक योगिनी कैरेक्टर है यहाँ पे, एक कवन है योगिनीज का, और हमारी जो हीरोइन है वहाँ पे जाती है, उनका कॉन्वर्सेशन होता है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा दिखता है। राइटर्स का एक मेथड होता है, इट्स कॉल्ड द आइसबर्ग मेथड। आपको पता है ना, टाइटैनिक एक आइसबर्ग से टकराया था, विच वाज अ टाइनी थिंग अबव द वाटर बट अ ह्यूज थिंग अंडर वाटर, इसलिए दिखा नहीं था। राइटर्स भी वही मेथड फॉलो करते हैं कि हम लोग का रिसर्च इज लाइक एन आइसबर्ग, बहुत बड़ा विशाल माउंटेन है अंडर द सी, बट यू विल ओनली सी द टॉप,
of the iceberg when you're reading it. जब आप पढ़ते हैं ना, अगर ये आइसबर्ग अच्छे से बना हुआ है तो रीडर को फील होता है इसका कुछ बैक हिस्ट्री है. इट फील्स लाइक समथिंग व्हिच हैज मोर. जैसे अभी हम दोनों ने तंत्र के बारे में बात किया, थोड़ा सा बात किया, करेक्ट. इसका बहुत और इंसाइक्लोपीडिया है बाहर में जो एक्चुअली तंत्रा प्रैक्टिस करते हैं, उनके पास मुझसे 100 टाइम ज्यादा नॉलेज होगा. ये हम दोनों जब बात करें तंत्र के बारे में, हम लोग को ये लग रहा है कि और है इसमें बैक स्टोरी और भी है तंत्र के बारे में. अभी हमने खाली एक रील वर्जन की तरह समराइज किया है, करेक्ट. वही फीलिंग बुक जब आप नॉवल या फिक्शन पढ़ते हो वो फीलिंग आना चाहिए जब आप वर्ल्ड बिल्डिंग कर रहे हो कि हाँ मैंने एक कैरेक्टर से मिला है तो इसके पीछे में भी बहुत होगा. वो जो फीलिंग आता है ना उसको वर्ल्ड बिल्डिंग कहता है कि आपको लगे कि बहुत है पीछे. ये नहीं कि सिर्फ कैरेक्टर बात कर रहा है, उनके इन्वायरमेंट में क्या है वो नहीं पता चल रहा. तो जब ये योगिनी मंदिर जाती है, जब कैरेक्टर वो नोटिस करती है कि ये कोनिकल नहीं है, ये कैरेक्टर सोच रही है, अभी ये एक्सप्लेन नहीं हो रहा है कि ये क्यों हो रहा है, कि हम लोग उड़ सकते हैं, ये सब नहीं बताया जा रहा है. बट जब रीडर पढ़ रहा है वो भी सोच रहा है कि अच्छा ये कैरेक्टर ने ऐसा क्यों ऑब्जर्व किया, क्यों कहा कि दिस टेम्पल इज नॉट कोनिकल. एंड देन व्हेन शी गोज इनसाइड शी सीज समवन फ्लाइंग एंड देन इट एक्सप्लेन्स इट इमीडिएटली. उसको बताना नहीं पड़ा कि ऐसा होता है ऐसा होता है. दिस इज कॉल्ड शो डोंट टेल. एक राइटिंग टेक्निक होता है व्हिच इज आल्सो एप्लीकेबल इन फिल्म्स एंड मूवीज कि आप दिखाओ एक चीज, आप स्पून फीड मत करो, आप बताओ मत, आप दिखाओ. वो ज्यादा अफेक्ट करता है रीडर को. अभी एक कैरेक्टर अगर एंटर कर रही है मंदिर में और देखती है किसी को उड़ते हुए, दैट इज फार मोर सिनेमैटिक देन वो टेम्पल के बाहर में खड़ी है और कोई उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारा मंदिर ऐसे है क्योंकि जब हम रिचुअल करते हैं तो उड़ सकते हैं लोग. तो वो एक एक्सप्लेनेशन हो जाता है विकिपीडिया आर्टिकल की तरह. बट अगर आप जब देखते हो एक वुमन को उड़ते हुए, आप महसूस करते हो थ्रू द पेजेस. So that's the idea. And I try and explore that here in Dance of Shadows. Dance of Shadows, mein, again, Sons of Darkness is based in Mathura and Magad. Dance of Shadows is mostly based in Assam, which is Pragjyotisha, which is a mighty kingdom. Has a lot of history itself. A home empire जो history में थे, where one of the only empire जो मुगल को हरा दिए थे. And they held on to their power. So I want to explore that, because I also feel कि Northeast जो है ना, उनका fate उड़ीसा की तरह ही है. हम लोग का marketing बहुत खराब है. तो इसलिए हम लोग कमर्शियल नॉलेज में इतना नहीं आते, जो हम लोग का हिस्ट्री इतना ज्यादा है. अगर हम लोग मार्केटिंग अच्छा करते हैं ना, तो बे ऑफ बंगाल का नाम अभी भी उसका एंशिएंट नेम होता कलिंग समुद्र, कलिंग सागर. हम लोग का मार्केटिंग इतना खराब है कि वो बे ऑफ बंगाल हो गया. क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वो नाम चेंज किया. क्योंकि ब्रिटिशर्स जब मद्रास से आ रहे थे कैलकाटा में, जब उनका बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो वो कैलकाटा में लैंड किए और फिर वो देखिए यहाँ पे बंगाल है, हाँ ठीक है बे ऑफ बंगाल हो गया. व्हाई डिड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट? वी शुड गो बैक टू द ओरिजिनल नेम. देखिए अभी योगी जी सब जगह का नाम बदल रहे हैं. हाँ, अल्लाहाबाद प्रयागराज हो गया, ये सब पुराना नाम जाओ, ये पुराना नाम करो, ये पुराना नाम करो. अगर पुराना नाम जाना ही है तो बे ऑफ बंगाल का नाम आप क्यों नहीं चेंज कर रहे? जैसे अभी ट्रम्प ने क्या, ट्रम्प में बहुत प्रॉब्लम्स है, बट वो गल्फ ऑफ मेक्सिको को बना दिया ना गल्फ ऑफ यूएस. सो सेम वे बे ऑफ बंगाल शुड चेंज टू कलिंगा सागर. I mean, if that is the policy you have, I'm okay with it. As long as you know the history, I'm okay with it. I don't want this name change policy. But I'm saying, अगर आप कर रहे हो तो आप consistent रहो. Yes. And anyway, Kalinga is a very vast history, and we are the richest. I think we are the richest empire in the Indo civilization. मतलब not in the currency and in gold. Right. We are richest minerals. Yeah, that's all. Odisha has always been a big mineral state. तब तो हमारे ports भी थे काफी. हाँ. अभी इतने ports नहीं रहे because Chilika Lake at that point of time was a great port. Yes. But फिर हमारा geography change हो गया over time. So because of that Chilika became a lake. अगर आप कोणार्क मंदिर की स्टोरीज पढ़ेंगे ना, जो हम लोग पढ़ते थे ओडिया में, हम लोग जो पढ़ रहे थे, कोणार्क मंदिर का अपना स्टोरी है कि वो चंद्रभागा रिवर के पास था और जो उसका लास्ट पेडेस्टल जो लगा है ना, वो एक चाइल्ड प्रोडिजी था. और वो चाइल्ड प्रोडिजी जब किंग रियलाइज करेगा कि चाइल्ड प्रोडिजी ने बनाया है और उसके पापा को ह्यूमिलेशन हो जाएगा, तो चाइल्ड प्रोडिजी जंप्ड फ्रॉम कोणार्क टेंपल इनटू द रिवर. दिस इज द फोक टेल व्हिच वी हैव. Which means the river used to flow right next to Konark Temple. Can you imagine how beautiful it must have looked then? Temple right by the sea. But abhi you can go and check कि sea कितना पीछे जा चुका है. Otherwise, Konark was a port which was mentioned by Ptolemy in Greece and Roman empires.
वहां के लोग जानते थे उड़ीसा के पोर्ट्स को। उड़ीसा के पोर्ट्स के नाम भी तो बहुत ही अलग अलग ट्रू। था। पुरी का अलग था, जी। कोणार्क का अलग था, एंड बहुत सारा पोर्ट आइडेंटिफाई तभी हो चुका था। अभी उड़ीसा में भी नहीं है, मतलब कुछ कुछ आंध्र प्रदेश में मिला है अब। लाइक बारुआ इज ऑल्सो वन ऑफ द राइट उड़ीसा's पोर्ट एट दैट टाइम। राइट राइट। अभी वो आंध्रा में है। बहुत सारा, मतलब कलिंग इज द। Geography हमें धोखा दे दिया ना, that's the problem. Because over thousands of years, borders keep changing and the seas changes, so silting होता है. तब technically Kalinga has existed since Mahabharata, correct? Bengal did not exist since Mahabharata. Bengal came during the time of sultans, right? उनका जो language भी है, Odisha is far ancient in that sense compared to Bengali. But I love the way their destiny changed because Britishers landed first. Calcutta became capital pehle na, when the Britishers were here. Then they went to Delhi and changed the capital. But them being in Calcutta changed the destiny of Bengal and made it quite advanced when it came to literature, social sciences, and just putting themselves out there कि हम ये हैं. हम उस time ना, because हमें ये patronage नहीं मिला, and you know we had also been weakened because पहले the Mughals took taxes from us, then the Marathas came and took taxes from us. So we were weakened around that point of time. But still, I'm very proud of Odias that way because technically Odisha is the first linguistically recognized state, thanks to, you know, our great patriots, Madhusudan Das, you know, and all his friends. So kudos to them. Gopabandhu Das, Correct. Krishna Chandra Vajpayee, and the warriors, Paiko warriors also. Paika rebellion as well. Again, Rebellions. the government tried so hard. When we tried marketing, the government told BJP government in the center कि आप Paika rebellion को recognize करो as the first war of Indian independence. Yes. Arun Jaitley raised this issue as well in the parliament. There is a video of him. What does the government ultimately respond? Saying that yes, we recognize this is a very important battle, and that's it. हम लोग हिस्ट्री बुक चेंज नहीं करें because वो चेंज करने से भी नॉर्थ रिवोल्ट करेगा. Because our government is very north centric, UP centric, because UP has the largest population voting criteria, correct? First war of independence जो कहते हैं वो यूपी सेक्टर में हुआ है, करेक्ट? फिर वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट हो जाएगा. उड़ीसा इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर देम एज अ वोटिंग बेस दैट वे. तो बस नहीं तो टेक्निकली पाइका रेबेलियन इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश ओवरलॉर्ड्स एज अ होल. इट इज, देयर इज नो क्वेश्चन टू इट. अनफॉर्चुनेट. और वो भी ये भी नहीं कि वो सोल्जर्स थे, वो फार्मर्स थे यार. फार्मर्स द किंग, दे रिवोल्टेड फर्स्ट, बट डजंट गेट दैट मच. मैं जितना पढ़ा हूँ कि मतलब अशोका जब कलिंगा के ऊपर वॉर कर रहे थे तभी तो मतलब हमारा राजा भी कोई एग्जिस्ट ना कर रहा था. डिफरेंट टेरिटरी का मिलके वॉर किए थे, मतलब अगेंस्ट में गए थे अशोका का. राइट. व्हेन Ashoka attacked Kalinga. ये अशोका अटैक. So it is interesting because उसका historical evidence हमारे पास इतना नहीं है except the Ashokan edicts, yes. which survive at Dholi, right? Which say कि तोशाली capital था हमारा, Kalinga put up a brave defense, ये सब. They mention a king's name, but the जो लग रहा है, historians को लगता है कि तब उड़ीसा was a confederacy, like a republic, जिसमें बहुत सारे chiefs थे rather than एक single राजा. But again, history नहीं है. I'll tell you what, India was very advanced when it comes to science, but very bad when it comes to writing history. हम लोग ना हिस्ट्री लिखते नहीं थे, क्रॉनिकल नहीं करते थे. वहीं पे हम मात खा गए. बिकॉज ग्रीस में हेरोडोटस करके एक बंदा है. ही वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन कंसिडर्ड टू बी वन हु स्टार्टेड जेन्युइनली रिकॉर्डिंग हिस्ट्री कि अच्छा मेरे 100 साल पहले क्या हुआ था. हम लोग में हिस्टोरियंस थे ही नहीं. हम लोग में ये जो रॉक एडिक्ट्स ये सब हैं, इसमें किंग अपना ही बढ़ाई कर रहा है. बायोग्राफीज एग्जिस्ट करता था जो मुगल के टाइम में, वो राजा का अच्छा भलाई कर रहे हैं. हिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट डिड नॉट रियली एग्जिस्ट बिकॉज आई विल गिव यू द ग्रेटेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. विक्रमादित्य के पिलर्स है, द आयरन पिलर इन दिल्ली, जो रस्ट नहीं करता है, हैज baffled scientists around the world. See, this is a genuine scientific achievement कि वो पिलर रस्ट नहीं करता है. ठीक है, वो पिलर thousands of years से है. विक्रमादित्य गुप्ता एम्पायर से थे. विक्रमादित्य गुप्ता एम्पायर खत्म होता है आफ्टर लॉट ऑफ 100 of years. The Lodhis, the Sultans come in, then the Mughals come in. ये है क्रोनोलॉजी. सुल्तान्स पूछते हैं कि अच्छा ये पिलर क्या है, किसका है? नो आइडिया. मुगल्स पूछते हैं ये पिलर क्या है. दे one of, I think was it Akbar, I'm not sure, one of the Mughal kings calls Brahmin priests from around the country to decipher ये पिलर है क्या. आपने टेक्स्ट में देखो कि क्या है. You know what was the conclusion they came to?
they came to the conclusion that this pillar is Bhim's Gada, because तब सब अशोका को भूल चुके थे. It was a Britisher called James Prinsep जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट को डिकोड किया. एंड अगेन इट्स अ लॉट ऑफ लक, क्योंकि तभी श्रीलंका में एक्सकैवेशंस हुए, बुद्धिस्ट एक्सकैवेशंस, साउथ ईस्ट एशिया में एक्सकैवेशंस हुए. जब ये सब एक्सकैवेशंस को मार्क किया गया ना, वी स्टार्टेड रियलाइजिंग, ओ वेट, दिस लैंग्वेज हैज अ की, वी कैन डिकोड इट. जैसे ही ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिकोड हुआ ना, दे कुड रीड एवरीथिंग ऑन दिस पिलर्स. अदरवाइज दे वर लुकिंग लाइक रैंडम साइंस, इमोजीज लग रहे थे पिलर्स के ऊपर. कोई जानता नहीं था ये क्या है. उसके बाद पता चला कि वी हैड अशोका, वी हैड चाणक्य. सॉरी, but it was crazy. Like, I love the fact, I hate Britishers for what they did to us, but I'm really glad कि वो लक बाय चांस की वजह से they could decode the script and finally वो narrative change हुआ. क्योंकि ब्रिटिशर्स का narrative क्या था कि वो आके हम लोग को सब education, philosophy ये सब दिए हैं. ब्राह्मी script जैसे ही decode हुआ, we realized that we had a mighty empire. Ashokan empire was mighty and was the reason why Buddhism spread across China, Southeast Asia, Sri Lanka, everything. Like हमारे से गया है वो, otherwise तब तक पता नहीं था. तब सब सोचते थे कि Buddhism is more like a Chinese product. So we don't know, later on some other language might be decoded and we might discover something more. Maybe Ashoka was a villain, because now evidence has come कि Ashoka was a Buddhist beforehand. ये नहीं कि कलिंगा बैटल के बाद बना. हृदय परिवर्तन नहीं हुआ उसका, वो पहले से ही पहले से ही. बुद्धिस्ट था. उसका हृदय परिवर्तन हुआ, he became a softer guy, but he was already a Buddhist before. हाँ, बिफोर द उज्जैन में उनका मतलब ग्रैंड पेरेंट्स का वो सब का Correct. था ऑलरेडी बुद्धिस्ट का. सो आई हैव टू डू an another episode with Yes, of you course, we and have so much to talk. I told you, right? yeah, There's so many questions. Kalinga and the Buddhism, because I have written so much things, True. but we can't cover in this Everything. episode. You choose of Bahubali. Of course. So in writer perspective, I have one question. Like Rajmouli was written one language. I mean he discover one language for the film. Right. वो easily approve हो सकता है क्या? मतलब normally हम लोग language लिखते हैं तो. I mean, टेक्निकली टोल्कियन जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स लिखे थे, वो भी अपना एक एल्विश लैंग्वेज क्रिएट की. नाउ द लैंग्वेज बाहुबली हैज रिटन विल नॉट गेट admitted into the registry of languages till it is spoken by enough number of people, and that number of people believe that it is their culture, it is their legacy, and then it has to be practiced for a certain number of years. बहुत सारे requirements होते हैं for it to become an official language which can enter. ऐसे language करना है तो obviously कोई भी कर सकता है. I mean, जिसके पास वो intellect है, time है, and they can create the grammar rules. But otherwise, it's not like an official language per se, because there needs to be a certain amount of time which a lot of people are speaking the language for. So that's all. But it's amazing that the fact that he did this is, he's quite a Yes. fantasy enthusiast himself. Yeah, Clearly. actually he is a genius. Yeah. The Bahubali also made like in the reference of Mahabharat, like two brothers in one empire, and one of the greatest. I mean the maps and he built, the regions he built, the war he built. Like it was, but he won't add the goddess, Right. god or goddess in the war and the Right. film. वो कितना तक सही है पता नहीं, Right. लेकिन वो रेफरेंसेस आता है तो लगता है कि या it is kind of part of Mahabharat. Oh, nice. That's Yeah, nice. Right. yeah. Yeah, maybe. हाँ. I love the fact that he created a world जो कहीं से connected नहीं है, but लगता है कि connected है. But there's no mention of those Mention, things. yes. He's obviously worshipping the same gods which जो महाभारत में worship करते हैं. I mean, he's carrying the big shivling, which is the most iconic scene of Bahubali. Yes. But I love the fact that वो अपना खुद ही एक नया राज्य create किए. उसके ऊपर एक prequel books भी बना हुआ है by Anand Neelkantan, which is on Shivagami. Yeah. Shivagami के ऊपर prequel series भी books में लिखा गया है कि उसका क्या था, वो Okay. कैसे warrior queen थी. So that's also pretty cool. And I love the fact that this world is expanding. अभी animated movie भी आने वाला है बाहुबली के ऊपर, which the Arcane directors have created, and the art looks beautiful, which shows Bahubali in the afterlife battling Indra. And I can't wait for it because I think the art looks gorgeous. So I'm glad that fantasy as a genre धीरे धीरे is taking root in India. Panchatantra also is the very great fantasy in our childhood. True. I agree.
एक्चुअली बचपन में हम लोग पंचतंत्र देखने के लिए मार पीट करते थे घर पे। वो अलग चैनल लग रहा है, ऐसा Yeah. लगा रहा है, लेकिन हम लोग वो सारी लैंग्वेज में तो डब था, उड़िया में True, भी था, true. हिंदी में भी था, Mhm. सभी लैंग्वेज में था। उसको देखने के लिए भाई कितना एनिमल टॉकिंग, ओ Exactly. हम लोग को वेरी क्यूरियस था तभी। अभी अभी वो धीरे धीरे Because नहीं। what our ancestors have recognized कि एक चीज कि the best way किसी को कुछ अच्छा सिखाना is through stories. जातका टेल्स हो या पंचन तंत्र हो या उपनिषद हो, through these stories you can teach them. इसलिए आई कीप टेलिंग पीपल कि सेल्फ हेल्प बुक से इतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना आपको फिक्शन से मिलेगा. यस Because when you read some story na, the way you absorb the lessons is just amazing. So yeah. एक्चुअली कल्कि आपने देखा है? कल की हाँ जो प्रभास का राइट. प्रभास हाँ का जो भी दिखाया गया है हाँ. वो एक्चुअली मतलब आपके पर्सपेक्टिव से क्या है, वो वैसे ही सेम। I do not know the way we are disrespecting our environment. जिस तरीके से जा रहा है global warming हो या ऐसा हो, it looks like 100 years down the line हम लोग का future is headed to that direction. Because जिस तरीके से waters have been polluted, जिस तरीके से if you really open your eyes and read those books or watch those documentaries, you realize that the world is doomed. The way humans have behaved, we have behaved like a virus. You know, we have consumed way more than we need to. And virus क्या करते हैं ना, they destroy the host in which supports them, and we are doing that. So unless science comes up with a way to reverse it, or we go to Mars and colonize it, the future looks very bleak. But luckily or unluckily, the future is hundreds of years in the future. So yes, our subsequent generations will suffer, but हम लोग बच जाएंगे. इन द फिल्म द ग्रेट थिंग इज लाइक उन्होंने साइंस को दिखाया, हाँ. फ्यूचर को दिखाया, लेकिन द फर्स्ट थिंग आई एम इम्प्रेस्ड लाइक उन्होंने जो हमारा मतलब जो चक्रा है Right. या मतलब जो फ्यूचर को एग्जैक्टली वैसे उस तरह ही दिखाया कि कल के आएंगे Right. और ये खत्म होगा कलयुग। I love that. That's the best way. You know, या believable लग रहा है. आप देख रहे हो तो आपको लग रहा है हाँ ये हो सकता है. Water walls हो सकता है. पानी भी नहीं है, पानी पानी नहीं है. मतलब एक जहाँ पे पानी होगा वो एक मतलब अलग दुनिया हो अलग दुनिया जाएगा। हो जाएगा. वहाँ पे जाने के लिए आपको कुछ मतलब बॉन्टी देना पड़ेगा और Correct. कुछ एक सब्सक्रिप्शन लाइक एक प्रीमियर गोल्ड पे पहुँचना पड़ेगा। वो काइंड ऑफ वेरी ग्रेट थिंग। I wish वो प्रभास को कैरेक्टर को बेटर बनाते because I did not like his character at all. वो उसका जोक्स कुछ लैंड नहीं कर रहा था. But अमिताभ बच्चन अश्वत्थामा अश्वत्थामा was so good. so, और जो yeah. भी बैक स्टोरी जब महाभारत के जब भी सीन आते थे ना बहुत वो अच्छे थे. कृष्णा का जो Yeah, जिसने किया हुआ है उसका वो मतलब बहुत सही वो फेस नहीं दिख रहा है, लेकिन भाई गूज़बम्प्स वाले गूस सीन है. बम्स है उसका मतलब हैवी वॉइस लाइक वेरी मतलब अश्वत्थामा को जब उन्होंने वार्न कर रहे थे कि हाँ. अगले जन्म में भी मतलब ऐसे ही रहेगा Right. पूरा, वो क्या सीन था, श्याप दे रहे थे तब। एक्सीलेंट सीन। I love that. They've done a great job. Hopefully, I hope it's a sequel, and I hope they do a good job and they fix whatever was wrong with it because it has a great potential to be an epic movie. That is a not kind of heroic film, that is a film of like one of the history and very futuristic film। I mean, Karna to aa gaya last में, which is my हाँ favorite part anyway. So yeah. करना इज अ लाइक महाभारत में सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, बस बोलते नहीं है लोग हाँ ना आशीष सबका। बोलते भी हैं वो हाँ जॉन स्नो है वो एक्चुअली टेक्निकली अगर आप देखें तो बी आर अम्बेडकर है उस पीरियड का अगर आप हम्म, सोचे तो फ्रॉम वन वे राइट हम्म, एंड आई लव करना ही इज लाइक माय फेवरेट आई नो ही हैज प्रॉब्लम्स ही हैज फॉल्ट्स बट हू डजंट so thank you so much for thank you having so me much here actually thank you no so much। I love it I'm glad that we exceeded time and it's just had a blast on this I think great so this is end of part one end of part one। it was so an I amazing hope conversation man I hope कि आपको अच्छा मतलब कुछ बुरा नहीं लगा no बिल्कुल नहीं and बहुत बहुत मजा आया अच्छा लगा होगा। बहुत मजा आया I had a good time and I'm glad because see the conversation आप अपना script भी भूल गए we are just talking yes follow up questions हो रहा है and that's the best kind of podcast for me at least because लग रहा है कि we're just chilling in a coffee place and having a conversation right sorry for the delay। not at all it was fun you know and I'm glad we had this we should definitely do a part 2 so, thank you so but much। thank you so much And cheers चलो all the best as a fan guy I need your signature on this Sure. books। Actually, he's the, I mean, very fantasy guy. okay hi So, when I told Gaurav Mandi is coming our podcast, so he's the very excited person in our team. please More intelligent from me in this subject।
Find the real me. So let's go.